I'm Dr. Amna Najam. I'm your mentor and your guide for the upcoming written FCPS examination course, which is being held from the 20th of May till the date of written exam. And today is a free webinar, and I'll be guiding you that how our lectures will be conducting. We will be conducting our lectures throughout the course, and this is just a free sample, a free webinar कि हमारे lectures कैसे होंगे और हम आपको कैसे MCQs करवाएंगे, ठीक है? So at the end of each of my lecture, I'll be sharing with you some MCQs regarding to the lecture which we have, the topic which we have discussed with you, so that after each topic you should be having an information regarding exam oriented knowledge, not just the whole topic. इन lectures का मकसद बिल्कुल आपको पूरी की पूरी books पढ़ाना नहीं है. इन lectures का मकसद एक smart study है कि आपने सारी books में MCQ के point of view से, written के exam के point of view से आपकी क्या चीजें, क्या points important हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम लेक्चर लेंगे. पूरा का पूरा आपको टॉपिक ऑब्वियसली 1 या 2 घंटे के अंदर बहुत लंबे टॉपिक्स विद इंक्लूडिंग ऑल द गाइडलाइंस पढ़ाने मुश्किल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम उनके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपसे शेयर जरूर करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन विल बी ओवेरियन masses both in pre-menopausal as well as post-menopausal ladies. Okay. Let's begin. I hope my screen is visible to all of you. Okay. Ovarian tumors. Let's start with the classification. तो आपके MCQ point of view से classification is very important. आपको most common type of tumor, ovarian tumor कौन सा है, किस age group में कौन से tumors common होते हैं, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको वाइवा में इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एपिथेलियल ट्यूमर्स. These make about 60 to 65% of the ovarian tumors, and most of them, 90% of them, are malignant, and they are usually bilateral. Further epithelial tumors की types क्या हैं? The most common type is serous tumors. Serous tumors make up almost 40 to 50% of the tumors, and we all know that the tumor marker of the serous tumor is CA125. Then we have the mucinous tumors. Mucinous tumors make up almost 10% of the whole ovarian cancer epithelial tumors, and their marker is CA19-9. ठीक है. म्यूसिनस ट्यूमर्स आमतौर पर बहुत बड़े साइज के यूजुअली प्रेजेंट करते हैं. अगर आपको MCQ में इस तरह से है कि मास है, सॉलिड सिस्टिक है, मोस्टली सिस्टिक है, और अब जो ज़ीफी स्टर्नम है, बहुत बड़ा मास है, ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ द एब्डोमेन, तो डू थिंक ऑफ अ म्यूसिनस ट्यूमर. ठीक है, सो यूजुअली दे छोटे साइज के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली प्रेजेंटेशन इनकी बिग सिस्टिक मैसेज के तौर पे होती है. Then we have endometrioid tumors, which make up almost 20% of the epithelial tumors. Then we have clear cell tumors. Clear cell tumors होते तो 5 to 10% हैं, लेकिन these are highly malignant and with very poor prognostic factor, poor prognostic outcome. ठीक है, so rare होते हैं, thank God, लेकिन जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा poor prognostic factor होता है. Within a year इनका spread बहुत ज़्यादा होता है. Okay, what are the other epithelial tumors जो कि rarer form है, 1 to 2% में होते हैं? ट्रांजिशनल सेल, ब्रेनर सेल क्लासिफिकेशन होती है, और मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स होते हैं, और अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं. ओके, अभी इतने वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स, जिस तरह आप एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं, नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, और द नेक्स्ट दे विल बी जर्म सेल ट्यूमर्स. एक ओवरी के अंदर इतनी सारी वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स कैसे आ गए? कैसे हिस्टोलॉजिकल टाइप्स किस तरह से इतनी ज्यादा हो गई? क्यों? क्योंकि ओवरी की जो ओरिजिन होता है, एम्ब्रियोलॉजी होती है ओवरी की, वो तीनों जर्म सेल लाइंस, तीनों सेल लाइन से मिलकर बनती है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों के पार्ट जो होते हैं इस गुनेट की फॉर्मेशन के अंदर आते हैं. दैट्स व्हाई इतनी हिस्टोलॉजिकली इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स जो होते हैं वो ओवरीज के अंदर हमें मिलते हैं. ठीक है, ओके. Next is the sex cord stromal tumors. They make up almost. मम्मी கூப்பிடுறாங்க. சாப்பிட்டா பாப்பா. The mics off करें. Please turn off your mics.
We are going live on Facebook. Please turn off your mics. Okay, next is sex cord stromal tumors. They make up almost 8% of the whole of the ovarian tumors. इनकी खास बात ये है कि they have endocrine properties. अब आपको अगर ट्यूमर्स के अंदर कोई मतलब आपको एमसीक्यू के अंदर कोई इस किस्म की आए कि हर्सुटिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है, ट्रॉफी के साथ पेशेंट प्रेजेंट ब्रेस्ट ट्रॉफी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है, या कोई एंड्रोजन लाइक उसके फीचर्स आ रहे हैं, तो डू थिंक ऑफ सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, क्योंकि इनकी एंडोक्राइन प्रॉपर्टीज होती हैं, एपिथेलियल ट्यूमर्स की नहीं होती. तो इनकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं, मजीद इनकी आगे सब क्लासिफिकेशन क्या है. द मोस्ट कॉमनली जो आपको एमसीक्यूज में भी और ओवरऑल मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकली जो आपको ज्यादातर फेस करते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है. ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे हैव बाय मॉडल पैटर्न रिगार्डिंग द एज ग्रुप. एक जुवेनाइल ग्रुप के अंदर होते हैं बिल्कुल यंग एज में, यंग बच्चियों में, ठीक है, और दे हैव टेंडेंसी ऑफ रीअपियरिंग कमिंग आफ्टर 15 to 20 years. So एक जुवेनाइल एज के अंदर होता है और यूजुअली फिर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप के अंदर भी दोबारा से इनकी प्रेजेंटेशन होती है, या स्ट्रेट अवे स्टार्ट में ही पेरीमेनोपॉजल लेडीज के अंदर भी होती है. तो बीच की जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली टाइम पीरियड है जिसमें लाइक 20 years, अर्ली टीन एज 20-30 years, इसमें ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के चांसेस कम हैं. अब ऐसा नहीं हो सकता कि रेयरर चीज भी बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो, लेकिन एमसीक्यूज में आपसे मोस्ट कॉमन चीज पूछी जाती है जो कि एक कॉमन पैटर्न होता है किसी भी ट्यूमर का. सो इसके दो बाय मॉडल एज ग्रुप के पैटर्न हैं. एक तो जुवेनाइल ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है बिल्कुल यंग एज में, और जिसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में भी इनका रोल है, और दूसरा बिल्कुल पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप के अंदर आते हैं. ठीक है, इनका ट्यूमर मार्कर क्या है, इनहिबिन. ये भी बहुत एक मशहूर जमाना फेमस किस्म का एमसीक्यू है जिसके अंदर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की फीचर्स इन्होंने देते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है, फॉर एग्जांपल पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट की है, और कोई ट्यूमर आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया आ रहा है, उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ रहा है, और ट्यूमर मार्कर इनहिबिन है. सो ट्यूमर मार्कर आपने कराया वो इनहिबिन रेज्ड आ रहा है. So what is the histological type of the tumor? इस किस्म का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको याद रखना चाहिए कि ट्यूमर मार्कर्स इनहिबिन जो है वो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर है. ठीक है, ओके. Next we have sertolized stromal cell tumors. They secrete testosterone. Obviously इनके साथ जो फिर फीचर्स आएंगे वो हाइपर एंड्रोजनिज्म के फीचर्स आएंगे. पेशेंट प्रेजेंट करेगी यूजुअली हर्सुटिज्म के साथ, एक्नी के साथ, ठीक है, ब्रेस्ट ट्रॉफी के साथ, या साइंस ऑफ पैरालाइजेशन के साथ. ठीक है, तो ये रेयरर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन दे डू एग्जिस्ट, और इसमें हर्सुटिज्म और एक्नी मेन इनका फीचर होता है. ओके, नेक्स्ट इज गुनेडोब्लास्टोमा. गुनेडोब्लास्टोमा ज्यादातर जो प्रेजेंटेशन होती है इनकी XY फीमेल के अंदर होती है, कि कैरियोटाइपिंग के हिसाब से XY मेल है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो है जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी के अंदर कि ओवरऑल फिनोटाइप इज फीमेल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है और वायरलाइजेशन नहीं होती एक्सटर्नल ऑर्गन्स की, तो ओवरऑल लुक जो है फिनोटाइप जो है वो फीमेल की है, लेकिन कैरियोटाइप के हिसाब से XY है. ठीक है, तो XY फीमेल के अंदर जो स्ट्रीक गुनेड्स होते हैं, उन गुनेड्स के अंदर आमतौर पे जो कॉमनली 20% उनमें चांस होता है कि जो कार्सिनोमा बन रहा है वो गुनेडोब्लास्टोमा होगा. सो अगर इस किस्म का कोई एमसीक्यू आपको आए जिसके अंदर XY फीमेल का जिक्र हो और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स उसके अंदर मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, इसीलिए हम टीनेज के अंदर बिफोर गेटिंग इनटू द टीनेज हम चाहते हैं कि हम उनकी गुनेड्स को, स्ट्रीक गुनेड्स हैं जो कि काम नहीं कर रहे, उनको हम रिमूव करते हैं. ठीक है, सो उन गुनेड्स को रिमूव करते हुए हिस्टोलॉजिकल टाइप आपसे पूछ ली जाती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी हिस्टोलॉजिकल टाइप इसके अंदर होगी, तो वो गुनेडोब्लास्टोमा होती है. ठीक है, वो XY फीमेल के अंदर 20% ऑफ द टाइम्स जो है वो गुनेडोब्लास्टोमा आएगा. Okay. Then we have steroid cell tumor, which are again androgen producing tumors, and then we have some unclassified tumors. So basically जो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स के अंदर 8% हैं, कम है, लेकिन उनकी जो हॉलमार्क होगा एमसीक्यू के अंदर वो कोई ना कोई या तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होगी, उसके फीचर्स होंगे, क्लिनिकल फीचर्स होंगे, या फिर एंड्रोजेंस के क्लिनिकल फीचर्स होंगे. बाज़ औक़ात आपको इन सब में से ये भी पता होना चाहिए कि प्योर स्ट्रोमल ट्यूमर्स कौन से हैं और प्योर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स कौन से हैं.
आपको पता है कि ओवरी का एक स्ट्रोमा है और उसके अंदर सेक्स कॉर्ड्स हैं, और सेक्स कॉर्ड के अंदर जो है वो आपके फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है ना। सो ये बेसिकली स्ट्रोमल ट्यूमर्स और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स मैंने ऊपर स्टार्ट में मिक्स करके बताए हैं, लेकिन बाजुकात क्वेश्चन आपको या आपकी नॉलेज वाइज इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए प्योर स्ट्रोमल ट्यूमर्स इनमें से कौन से हैं जो सिर्फ स्ट्रोमा से निकले हैं, इनके कनेक्टिव टिश्यू से निकले हैं, और प्योर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर कौन से हैं। तो प्योर स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो है वो है फाइब्रोमा, थीकोमा और लिडिक सेल ट्यूमर, ठीक है। ये यूजुअली फाइब्रोमा सबको पता है सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रोमा थीकोमा सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, लिडिक सेल भी सॉलिड ट्यूमर होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं, प्योर स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं। इसी तरह जो प्योर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स हैं वो कौन से हैं, जुवेनाइल जीएसटी यानी कि ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, एडल्ट ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर और सर्टोलाइज सेल ट्यूमर, ये प्योर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर है। वैसे जनरली जरूरी नहीं है कि एक ट्यूमर के अंदर एक ही सेल लाइन हो, मिक्स ट्यूमर्स भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कहा इसीलिए है कि उसमें सेक्स कॉर्ड वाले फीचर्स भी होंगे और स्ट्रोमल ट्यूमर्स वाले फीचर्स भी होंगे, दोनों सेल लाइंस भी हो सकती हैं ट्यूमर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स को हम हार्मोन्स के हिसाब से थोड़ा सा रिक्लासिफाई अगर हम करें, बाजुकात आपको क्वेश्चन में इस किस्म की नॉलेज पूछी जाती है कि एग्जैक्ट सिनेरियो तो मैं नहीं बता रही आपको, लेकिन लाइक आपको एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर की कोई ना कोई एक ओवेरियन ट्यूमर है, वो एस्ट्रोजन आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रोड्यूस करे, प्रोकॉशियस पुबर्टी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है, या एस्ट्रोजन के फीचर्स आपको ज्यादा लग रहे हैं, हाइपरप्लेजिया, पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हाइपर एस्ट्रोजनिज्म के फीचर्स हैं इसके अंदर। तो आप कौन कौन से ट्यूमर्स इनमें सोचोगे कि कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं जो अब इन्हीं सेक्स कॉर्ड ट्यूमर को ही हमने मजीद हार्मोन्स के हिसाब से रीक्लासिफाई कर लिया, सेकंड क्लासिफिकेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स की आप एक निमोनिक याद रखें, गेट्स, G stands for granulosa cell, ठीक है, T stands for thecoma and S stands for Sertoli cells. So estrogen producing tumors are GETs, granulosa cell, thecoma और Sertoli cells, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल के मतलब हम बात कर चुके हैं। थीकोमास कहाँ क्या होते हैं, ये यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप के अंदर होते हैं, अगेन आई एम सेइंग पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप के अंदर होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, एंड दे रिजेंबल लिपिड लेडन थीका सेल्स। यानी कि अगर आपको कट सेक्शन के अंदर आपको बाजुकात एमसीक्यू इस तरह से आ जाए कि एक पोस्ट मेनोपॉजल लेडी थी, उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट की, और एक सॉलिड ट्यूमर हमने स्टेजिंग प्लॉटमी करके निकाला, और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ने कहा कि इट इज येलोइश, ग्रॉस अपीयरेंस उसकी येलोइश है और सॉलिड ट्यूमर है, और इट इज रिजेंबलिंग द हिस्टोलॉजिकल टाइप इज रिजेंबलिंग लिपिड लेडन थीका सेल्स, ठीक है, थीका सेल्स की तरह के हैं। तो आपका आंसर होगा कि वो थीकोमा है बेसिकली, ठीक। सो इनकी बिल्कुल जैसे थीका सेल्स होते हैं उसी तरह से इनकी येलोइश कलर की लिपिड लेडन सेल्स होते हैं, जिसकी से बनता है थीकोमा। अगेन ओल्डर एज ग्रुप के अंदर होता है, यंग एज ग्रुप के अंदर नहीं होता। आपको पता है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं बात कि थीका सेल्स से, तो अगर आपको ओवरी का स्ट्रक्चर याद हो, थीका सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल है, थीका सेल से बनता है टेस्टोस्टेरोन, और उसके बाद फिर वो ग्रेनुलोसा सेल में जाकर कन्वर्ट होता है, एरोमेटेज एंजाइम उसको कन्वर्ट करता है इनटू एस्ट्रोजेंस, ठीक है। सो अगर थीका सेल्स का ट्यूमर है तो एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होने चाहिए, तो हम डिस्कस करें एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर, तो basically it's resembling the theca cell, but it is not a tumor of actually the theca cells, first of all। secondly, जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, अगर आपके बॉडी के अंदर एरोमेटेज एंजाइम मौजूद है, तो वो सारा का सारा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट अल्टीमेटली होगा, ठीक है। सो दे आर एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, or they are not actually the tumors of theca cells, they resemble the in appearance, they resemble the theca cells, ठीक है। तो करते most of the time estrogen produce करते हैं। Having said that, 1/3 of these thecomas do produce androgens as well. तो हम इसको एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड्रोजेंस प्रोड्यूस नहीं करते, 1/3 ऑफ देम डू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस एज वेल, ठीक है। इसी तरह जो सर्टोलाइज सेल ट्यूमर्स हैं, दे उनकी आमतौर पर एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, आपको आपकी बुक्स के अंदर भी इस किस्म के कुछ एमसीक्यूज हैं कि आप कट सेक्शन किया है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ने कट सेक्शन किया, तो उसके अंदर दे आर ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन एनुलर ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
तो वो उस किस्म की जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एनुलर ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, वो सेरोटोलाइज सेल्स के अंदर होती है, सेरोटोलाइज सेल ट्यूमर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। अगेन दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, मेजॉरिटी ऑफ देम, बट हाफ ऑफ देम दे प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, एंड दे आर जो सेल सेरोटोलाइज सेल ट्यूमर्स, दोज which are associated with, which produce androgens, they are associated with Peutz-Jeghers syndrome. ये होता क्या है? Peutz-Jeghers syndrome के अंदर ओवेरियन मास बनता है। ओवेरियन मास के अलावा जिसका हॉलमार्क होता है म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन होती है, येलोइश ब्राउनिश स्पॉट्स बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर पॉलीपॉइडल ग्रोथ होती है ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। 3 हॉलमार्क हैं इसके। अभी मैं आपको इसके डिटेल से बता रही हूँ कि इससे बड़ा मिलता जुलता एक एमसीक्यू आता होता है सीपीएसपी के अंदर। उसमें ऑप्शंस के अंदर एक ये होता है और एक मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम होता है। मैं आपको दोनों बताती हूँ होते क्या डिफरेंस। पिक्चर देखें, जो प्यूट्स-जेघर्स सिंड्रोम है, दोनों इसके अंदर जो है वो ओवेरियन एक मास होगा, उसके बाद लिप्स के अराउंड और म्यूकोजल सर्फेसेस के अंदर ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स होंगे, और साथ ही एक एंडोस्कोपी की पिक्चर शेयर हुई हुई है जिसके अंदर बेसिकली पॉलीपॉइडल ग्रोथ शो हुई हुई है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है पॉलिप्स बन जाते हैं इस सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। साथ ही ओवेरियन ट्यूमर मास भी होता है। इसकी डिफरेंशिएशन फ्रॉम द मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम के अंदर भी ब्राउनिश स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम कैफे लाट स्पॉट्स कहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इन ब्राउन स्पॉट्स की मतलब म्यूकोकुटेनियसली कलर दोनों का एक जैसा ही है। अब अगर देखें तो वो लिप्स के ऊपर भी आपको ब्राउनिश कलर ही, ब्राउनिश स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं, और एल्ब्राइट सिंड्रोम के अंदर भी ब्राउनिश स्पॉट्स ही हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ओवरऑल मिड लाइन ऑफ द बॉडी में ज्यादा होते हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल मिड लाइन पोर्शन है वहां पर ज्यादा होते हैं। और जो प्यूट्स-जेघर सिंड्रोम है, इसके अंदर मोस्टली दे प्रेजेंट विद म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ में, ओरल कैविटी, इसके अराउंड ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। जबकि मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका हॉलमार्क होता है कि ज्यादातर मिड लाइन में होती है, क्लोज टू, जिस तरह स्टर्नम के ऊपर आप सेंटर में देख रहे हैं कि पिक्चर जो शो की हुई है इसके अंदर सेंटर में ब्राउन स्पॉट्स हैं, ठीक है। अक्सर अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू आपसे यही भी डिस्कस कर लेती हूँ। अक्सर इस तरह का एमसीक्यू आता है कि कोई छोटी बच्ची है 6 इयर्स की, वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साइंस एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट की है, और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर ब्राउनिश स्पॉट्स हैं, ठीक है। यूजुअली हमने, क्योंकि कॉमनली हमारी 10 टीचर्स के अंदर भी मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम का जिक्र है, तो हम उसी को उसको यूजुअली टिक कर देते हैं उस एमसीक्यू के अंदर। जबकि अगर प्यूट्स-जेघर सिंड्रोम में दिया हुआ है इस एमसीक्यू के ऑप्शन में, तो आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना है कि इस वक्त इस एमसीक्यू में इस पेशेंट को इन दोनों में से क्या है, ठीक है। सो अगर तो एमसीक्यू के अंदर जो ब्राउनिश जो म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन है वो तकरीबन दोनों का कलर एक जैसा ही है, ब्राउनिश स्पॉट्स ही हैं, ठीक है। और एक कॉमनली मैं आपको बता रही हूँ कि एक में माउथ के अराउंड है, दूसरे में मिड लाइन ऑफ द बॉडी में, स्किन में है, लेकिन दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो म्यूकोकुटेनियस तो एक जो है वो स्किन की जो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है दोनों की। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कि जो प्यूट्स-जेघर सिंड्रोम है उसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलिप्स होंगे, कहीं पे जिक्र आएगा इस चीज का कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपॉइडल ग्रोथ के साथ प्रेजेंट की, यानी कि जो ट्राइड है ओवेरियन मास का, म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन का, और तीसरा पॉलीपॉइडल ग्रोथ इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये ट्राइड है इसका, ठीक है। जो मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम है उसमें गट को कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर इसके साथ जो थर्ड एसोसिएटेड फीचर होता है वो बोन का सिस्टिक डिस्प्लेसिया होता है। सो बोनी सिस्टिक डिस्प्लेसिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो आपने एमसीक्यू को बहुत गौर से पढ़ना है कि आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू के अंदर कोई ना कोई क्लू जरूर दिया होगा कि इन दोनों के अंदर ओवेरियन मैसेज होते हैं, दोनों कॉज करते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। दोनों एसोसिएटेड हैं विद प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। दोनों के अंदर ओवेरियन मास है जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन मास है। सो आपने ये डिफरेंशिएशन करनी है। सिर्फ ब्राउन स्पॉट्स देखकर आपने ये नहीं सोच लेना कि ये मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम है, आपने साथ देखना है कि कोई और फीचर बताया है आपको। अगर तो बोनी सिस्टिक बोन्स की सिस्टिक डिस्प्लेसिया बताई हुई है तो देन इट्स मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। या कोई आपको इस किस्म की बात बताई हुई है कि पिगमेंटेशन मोर इन द मिड लाइन ऑफ द स्किन है,
तो आपने मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम को टिक करना है। अगर आपको बताया हुआ कि ओरल कैविटी के अराउंड या लिप्स के अराउंड आपको ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली देन इट इज प्यूट-स्टेगर सिंड्रोम। तो आपने बाकी फीचर्स पे भी थोड़ा सा जरा गौर करना है, ठीक है। ये एमसीक्यू यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। उसके अलावा जनाब एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स कौन कौन से हैं, इसका आप निमोनिक याद कर लें, स्लैग, SLAG। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स का निमोनिक मैंने आपको बताया था गेट्स, GTS, GET स्मॉल कर लें, गेट्स कर लें। और एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर का मैंने आपको निमोनिक बताया है स्लैग। स्लैग स्टैंड्स फॉर सर्टोलाइल लिटिक सेल ट्यूमर, एंड्रोब्लास्टोमा which is adrenal like tumors and gonadoblastomoma, ठीक है। ये तीनों की तीनों एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं। अब आप एक चीज गौर करें कि सर्टोलाइल लिटिक सेल्स इधर भी हैं और सर्टोलाइल सेल्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर भी हैं। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स के अंदर प्योर सर्टोलाइल सेल्स हैं, जबकि एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग के अंदर सर्टोलाइल लिटिक सेल्स हैं। जो लिटिक सेल्स हैं ना, वो बेसिकली प्रोड्यूस करें एंड्रोजन्स, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी सेक्स कॉर्ड ट्यूमर की क्लासिफिकेशन। अब आगे आगे आते हैं जर्म सेल ट्यूमर की क्लासिफिकेशन की। अभी तक हमने दो तरह के मेजर क्लासिफिकेशंस कर ली हैं, एक एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स की, दूसरी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स की। तीसरी वैरायटी आती है हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स। टोटल ओवेरियन ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो उनमें से 30% दे मेक अप द मेड अप विद द जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। इनका हॉलमार्क क्या है, इनकी खास बात क्या है कि दे प्रेजेंट इन यूजुअली फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ। यंग बच्ची होगी जो कि अक्यूट टॉर्शन के साथ या अक्यूट सिस्ट एक्सीडेंट के साथ प्रेजेंट करी होगी, 10 या 20 ईयर्स की, 25 ईयर्स की। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। ओके, सो फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ के अंदर अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रही है तो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली डू थिंक ऑफ जर्म सेल ट्यूमर्स। आपके ज़हन में पहला जो आना चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पहला प्रोविजनल डायग्नोसिस आपके ज़हन में आना चाहिए, वो जर्म सेल ट्यूमर्स का आना चाहिए इन अ लेडी हु प्रेजेंट्स इन फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जी से गर्ल याद रखें, जर्म सेल ट्यूमर गर्ल्स में होता है, ठीक है, यंग गर्ल्स में होता है। ओके, इसकी आगे से कौन सी क्लासेस सब क्लासिफिकेशन है, डिस्टर्मिनोमा। आप सबने बहुत ज्यादा इसका नाम सुना होगा। डिस्टर्मिनोमा इज बेसिकली इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर। अब बाजुकात इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है ट्यूमर या मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, ठीक है। साथ ही मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ डर्मोइड सिस्ट भी, ठीक है। जो डर्मोइड होती है वो क्या होती है, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा होती है। ये बिनाइन होती है, मोस्टली यूजुअली जो होती है वो यूनिलैटरल होती है, 15% कैन बी बायलैटरल एज वेल, और इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद टॉर्जन। मतलब टॉर्जन के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रही है तो आपके जहन में यंग पेशेंट टॉर्जन के साथ, स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट जो कोई सिस्टिक अक्यूट सिस्टिक मतलब सिस्ट एक्सीडेंट के साथ प्रेजेंट कर रही है या आपको लग रहा है कि अक्यूट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रही है, यू आर थिंकिंग ऑफ टॉर्जन, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 डिफरेंशियल आपका डर्मोइड आता है। डर्मोइड वेरी कॉमनली प्रेजेंट्स विद टॉर्जन, ठीक है। अब डिस्टर्मिनोमा और डर्मोइड के अंदर बाजू का जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, अगर तो आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर क्या है, तो वो डर्मोइड है, ठीक है। क्यों, जनरली बिनाइन और मैलिग्नेंट मिलाकर मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है, वो डर्मोइड है। लेकिन मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है, वो डिस्टर्मिनोमा है, ठीक है। तो आपने जरा एमसीक्यू के ऊपर गौर करना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। कल भी हमने यही बात की थी कि आपने एमसीक्यू की लाइंस को बहुत गौर से एक एक लफ्ज को पिक करना होता है कि एक्चुअली उसने आपसे बात की क्या है, पूछा क्या है, ठीक है। अगर ओवरऑल आप जर्म सेल ट्यूमर की बात करें, सबसे कॉमन डर्मोइड है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो डिस्टर्मिनोमा है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो डिस्टर्मिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन है इन जर्म सेल ट्यूमर, यंग बच्चियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ के अंदर। डिस्टर्मिनोमा का ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है, एलडीएच होता है। सो आपने यंग जो लड़कियां आपके पास ट्यूमर्स के साथ प्रेजेंट करी हैं बिफोर द एज ऑफ 40, जैसे हमारी गाइडलाइन कहती है, तो उसमें आपने जो ट्यूमर मार्कर्स कराने हैं 4 ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उनमें एलडीएच जरूर करवाना होता है, ठीक है। आगे ट्यूमर मार्कर्स हम बाकी भी डिस्कस करते हैं। डर्मोइड चूंकि तीनों सेल लाइन से बनता है, आप सबको बात पता होगी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, किसी भी सेल लाइन के सेल्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसके अंदर टीथ हो सकते हैं, इसके अंदर हेयर ग्रोथ, हेयर सेल्स हो सकते हैं, हेयर प्रोड्यूस होते हैं, बाजुकात इसके अंदर थायराइड का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा ओवराई कहते हैं, ठीक है। इवन इसके अंदर जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग जो हमारी एंडोडर्म होती है उसके भी सेल्स हो सकते हैं। आई हैव सीन अ फ्यू डर्मोइड्स जिसके अंदर पेशेंट प्रेजेंटेड विद इर्रेगुलर ब्लीडिंग
ब्लीडिंग पैटर्न मतलब ईस्ट्रोजन हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म के साइन सिम्टम्स पेशेंट के अंदर थे, ठीक है। सो वो फाइनली एंड पे निकली वो हिस्टोलॉजिकल टाइप उसकी डर्मोइड थी। सो डर्मोइड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेल लाइन हो सकती है। तो तीनों सेल लाइंस का जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों प्रेजेंट हो, लेकिन एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ वन, कोई भी सेल लाइन हो सकती है, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों की सेल लाइंस हो सकती है। डर्मोइड का हॉलमार्क होता है कि यंग बच्चियों में टॉर्जन के साथ जो प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली जो टॉर्जन वाली प्रेजेंटेशन होती है वो डर्मोइड की होती है, ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं डिस्टर्मिनोमा को थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हमने बात कर ली ना कि सेकंड मोस्ट कॉमन है जर्म सेल ट्यूमर है। डिस्टर्मिनोमा चूंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मोस्टली स्टेज 1 के अंदर ही प्रेजेंट हो जाता है, पिक हो जाता है, जल्दी पिक हो जाता है। और अगर ऑब्वियसली स्टेज 1 ओवेरियन कैंसर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है तो ये वो वाहिद ट्यूमर है जिसको अगर स्टेज 1 में है तो इसको कीमो की जरूरत यूजुअली नहीं होती। बाकी सारे ट्यूमर्स को आप कुछ ना कुछ कीमो 1C तक अगर होते हैं तो आप कीमो से देते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे भी मैनेजमेंट में। लेकिन डिस्टर्मिनोमा को इतना कीमो की जरूरत नहीं होती, दे डू वेल विदाउट इट पेशेंट्स ये वाले जो होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम इससे आगे करते हैं जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, रेयरर बहुत होते हैं, 1 to 2% होते हैं सिर्फ। इनका जो ट्यूमर मार्कर है वो बीटा एचसीडी है। इसी तरह एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स ये काफी आ जाते हैं अक्सर, योग सैक ट्यूमर, इनका जो ट्यूमर मार्कर होता है दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन्स। और कोरियो कार्सिनोमा इसका भी जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज बीटा एचसीडी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर यंग फीमेल है जिसने प्रेजेंट किया लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज के अंदर, तो आपने जो ट्यूमर मार्कर्स कराने CA 125 तो आपने हर पेशेंट का कराना ही कराना होता है। अगर किसी ने यंग पेशेंट ने कॉम्प्लेक्स ओवेरियन ट्यूमर के साथ प्रेजेंट किया, इनके सॉलिड और सिस्टिक स्ट्रक्चर्स मिक्स हैं उसके अंदर, अभी हम आगे जाके आयोटा की क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं बी रूल और एम रूल। लेकिन इन शॉर्ट ये कि अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है यंग बच्ची के अंदर, यंग 40 ईयर से कम एज ग्रुप के अंदर, तो आपने जो ट्यूमर मार्कर्स कराने हैं उनके अंदर C125 के अलावा LDH, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एचसीडी ये तीनों करवाने होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्लाइड व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर्स को देखने के लिए डिस्टर्मिनोमा के लिए LDH, और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स अगर हैं, योग सैक ट्यूमर है उसके लिए अल्फा फीटोप्रोटीन्स, और कोरियो कार्सिनोमा और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के लिए बीटा एचसीडी, ठीक है। भास्कर एक आधा डर्मोइड का इस किस्म का MCQ आ जाता है कि सॉरी एक मैं मिस कर दिया, मेटास्टेटिक क्रूकनबर्ग ट्यूमर भी होते हैं जो कि स्टमक से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से मेट्स मतलब सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी ट्यूमर इनका स्टमक में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, और सेकेंडरीली वहां से ये मेट्स के तौर पे ओवरी के अंदर आते हैं, और ये 10% होते हैं यूजुअली, ठीक है। ओके, व्हाट इज रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस? एक आधा MCQ इस तरह का भी आता है, आया हुआ है कि रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को नजर आई, ठीक है। ये सारी हम हिस्टोलॉजिकल टाइप्स अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर ये फाइंडिंग्स आई, तो उसके हिसाब से आपसे MCQ अगर पूछा जाए तो होती क्या है रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस? ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शंस विद इन द डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट वी ऑल नो इज अ बिनाइन सिस्ट, ठीक है, लेकिन 1 to 3% चांसेस इसके भी मेलिग्नेंसी होते हैं। और दिस इज द साइट रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस, दीज आर द साइट वेयर देयर इज 1 to 3% चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी दैट इज अराइजिंग, ठीक है। यानी कि टर्मोइड बिनाइन होगी, लेकिन अगर उसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोजेक्शंस हैं, उसकी म्यूकोजा की प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम कहेंगे रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस। और वहां से वो साइट है जहां वो उन प्रोट्यूबरेंसिस में मेलिग्नेंसी बेसिकली स्टार्ट होती है। तो 1 to 3% चांसेस अगर मेलिग्नेंसी के हैं डर्मोइड के, तो यूजुअली रॉकी टेंस्की प्रोट्यूबरेंसिस से स्टार्ट हो रही होती है। सो these are the site of 1 to 3% malignancy in the dermoid, ठीक है। Okay, next is the slide regarding important histological terminologies. Basically ये मैंने slide इसलिए डाली है कि आपके MCQ के अंदर ओवेरियन ट्यूमर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली टर्मिनोलॉजी अगर आती है तो ये इस ट्यूमर के अंदर है, ये इस हिस्टोलॉजिकल टाइप के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो हम आपसे शेयर कर लेते हैं, ये आपने याद करनी है, MCQ के अंदर आती हैं। अगर MCQ के अंदर बात हो रही है कि जो हिस्टोलॉजिकल टाइप थी उसके अंदर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस सेल्स की थी, ठीक है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद क्रूकनबर्ग ट्यूमर।
जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज मेटास्टेसिस फ्रॉम द स्टमक से आते हैं वहां से, ठीक है। अगर शेलर डूवर बॉडीज की जिक्र हो रहा है तो दैट इज एसोसिएटेड विद योग सैक या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ये होती क्या है शेलर डूवर बॉडी? ये बेसिकली जो है ना वो मेसेनकाइमल कोर होता है और बीच इर्द गिर्द मेसेनकाइमल कोर होता है और बीच में एक सेंट्रल कैपिलरी होती है। ये टिपिकल सेल की अपीयरेंस होती है कि एक सेंटर के अंदर कैपिलरी है और उसके इर्द गिर्द मेसेनकाइमल कोर है, और यूजुअली दिस इज सीन इन योक सैक ट्यूमर। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि बाजुकात एमसीक्यू के अंदर टिपिकली टर्मिनोलॉजी यूज की भी होती है और आपसे पूछा होता है कि कौन सा ट्यूमर होगा ये, तो आपको ये मतलब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो शेलर डुअल बॉडीज जो है वो योग सैक ट्यूमर में होती हैं, जो कि एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स हैं। कॉफी बीन न्यूक्लियस की अगर बात होगी तो ये बहुत फेवरेट एमसीक्यू है, बहुत सालों में रिपीट होता रहा है, दैट इज ब्रेनर ट्यूमर। ब्रेनर ट्यूमर्स के जो सेल्स होते हैं वो उनका न्यूक्लियस कॉफी बीन की तरह का होता है, ठीक है। सेंटर से डिप्रेशन होती है उसके अंदर। इसी तरह हॉपनेल बॉडीज की अगर बात होगी तो वो क्लियर सेल कार्सिनोमा के अंदर होंगे। अब इससे आप कैसे आप उसको याद रखेंगे? नेल्स शुड बी क्लियर, यू नो। तो हॉब नेल वर्ड इज नेल, हॉब नेल, नेल्स शुड बी क्लियर, इस तरह से आप याद कर लें। हॉब नेल बॉडीज आर सीन इन क्लियर सेल कार्सिनोमा। देन समोमा बॉडीज आर सीन इन सीरस सेल कार्सिनोमा। समोमा का एस एंड सीरस का एस, इस तरह से याद कर लें। समोमा बॉडीज आर सीन इन सीरस, एस से एस याद कर लें, ठीक है। देन कॉल एक्सनर्स बॉडीज दे आर सीन इन ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। अनफॉर्चुनेटली इन सब का अपने रट्टा ही लगाना है, लेकिन ये एमसीक्यूज बाजुकात आ जाते हैं कि एक सिनेरियो दिया होता है और हिस्टोलॉजी हुई तो उसके अंदर कॉल एक्सनर बॉडीज नजर आ रही हैं। सो आपको पता होगा तो फिर आप उससे एमसीक्यू इजीली कर सकेंगे कि दिस इज ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ऑब्वियसली सिर्फ एक ये वाला पॉइंट नहीं होगा जिसकी बेसिस पर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, बाकी फीचर्स भी होंगे। वन लाइनर एमसीक्यू कभी भी नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर आपको ये पता होंगी तो आप इससे आपके लिए इजी हो जाएगा उस एमसीक्यू तक पहुंचना, उसके आंसर तक पहुंचना, ठीक है। इसी तरह हिस्टोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज तो नहीं, लेकिन कुछ कोरिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट प्रिकॉशियस पुबर्टी की पेशेंट है, लाइक आपको पता है प्रिकॉशियस पुबर्टी इन फीमेल की अगर हम बात करें तो 8 ईयर्स से पहले अगर साइंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट आ जाए किसी पेशेंट में, या मेंस्ट्रुएशन हो जाए 8 ईयर्स से पहले यंग गर्ल में, तो उसको हम प्रिकॉशियस पुबर्टी कहते हैं, ठीक है। अब प्रिकॉशियस पुबर्टी के साथ कौन कौन से ट्यूमर्स एसोसिएटेड हैं? मोस्टली ये वही हैं जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स वाली। तो थीकोमा, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा और मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम, ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद प्रिकॉशियस पुबर्टी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट आपके पास बहुत ज्यादा रिकरेंट मतलब वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो, जो कि प्रेजेंटिंग फीचर हो पेशेंट का, और साथ ही ओवेरियन मास हो, आपके ज़हन में सबसे पहले डिफरेंशियल टीओ मास की आती है, ट्यूबो ओवेरियन मास की आती है, ठीक है। सो इसके अंदर जो प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर्स होते हैं ना, जो कि फेलोपियन ट्यूब के कैंसर्स होते हैं, आपको एक थ्योरी पता होगी कि इंसेशन थ्योरी ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा को अब डिग्रेड करके हमारी जो नई थ्योरी आई है, यही तो नहीं, काफी सालों से आ गई है ये बात, कि हमें पता है कि जो ओवेरियन ट्यूमर अब जो ऑर्गेनाइज जो ओरिजिन होता है उसका, वो फेलोपियन ट्यूब से होता है। बेसिकली प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर्स होते हैं, पेरिटोनियम से उसका ओरिजिन हो रहा होता है, जो कि फिलिपियन ट्यूब की पेरिटोनियम होती है, फिलिपियन ट्यूब से ओरिजिन होता है, वहां से बेसिकली ओवेरियन कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट की पेश नजर हम लोगों ने अब जो है वो जब टीएच करते हैं और अगर हम ओवरी मतलब खाली किसी पेशेंट की भी टीएच कर रहे हैं और हम ओवरीज को कंजर्व कर रहे हो, तो हम ट्यूब साथ निकाल देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के पेश नजर के जो ओवेरियन कैंसर का ओरिजिन है वो कहाँ से? फिलिपियन ट्यूब्स की पेरिटोनियम से आ रहा है, ठीक है। सो अगर प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर होगा पेशेंट को, तो पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर मोस्टली बाकी फीचर्स तो होंगे कि एक एक मास के साथ पेशेंट प्रेजेंट की है, लेकिन उसमें वजाइनल डिस्चार्ज का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा। तो प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर्स वाले रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अगली एसोसिएशन जो है वो आपसे यहाँ पे जो हमने डिस्कस की है वो फाइब्रोमा की है। फाइब्रोमा एज यू ऑल नो सॉलिड ट्यूमर होता है, बिनाइन होता है, और इसकी एसोसिएशन होती है विद मीक्स सिंड्रोम। मीक्स सिंड्रोम के अंदर एक ट्राइड होती है जिसके अंदर फाइब्रोमा नंबर 1, नंबर 2 प्लूरल इफ्यूजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है, और असाइटिस के साथ। यहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना इन एन एमसीक्यू के दिस इज अ मैलिग्नेंट कंडीशन, कि वो जो स्प्रेड हो गया, मैलिग्नेंसी ऐसी है जो कि स्प्रेड होकर प्लूरल इफ्यूजन उसने कर दी है या साइटिस कर दी है, तो ओवेरियन ऐसा कोई एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर है, या दिस इज अ मीक सिंड्रोम।
ठीक है। तो अगर तो फीचर्स उसके अंदर आपको मैलिग्नेंसी के कैकेक्सिक फीचर्स ऑन हिस्ट्री ऑन एग्जामिनेशन देता है एग्जाम, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी। और जब एक बात याद रखिए, जब प्लूरल इफ्यूजन तक बात पहुंच गई है, स्टेज 4 तक बात पहुंच गई है, तो ये हो नहीं सकता कि बाकी जगह पे आपको सीटी स्कैन मेट्स की फाइंडिंग्स ना दे, मेटास्टेसिस टुवर्ड्स ओमेंटल केकिंग, पेरिटोनियल केकिंग या लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट ना दे। क्योंकि जब स्टेज 4 तक की बात आती है, जब प्लूरल इफ्यूजन की बात आती है, जब एसाइटिस की बात आती है, एडवांस स्टेज ओवेरियन कैंसर की बात आती है, तो उसमें मेट्स कहीं ना कहीं लिम्फ नोड्स में या ओमेंटम में होते हैं। अगर ऐसी आपके पास पेशेंट है जिसमें मास भी बहुत बड़ा नहीं है और सॉलिड मास दे रहा है, फाइब्रोमा इज अ सॉलिड मास, ठीक है, और पेशेंट में कोई हिस्ट्री वाइज भी कोई कैकेक्सिक फीचर्स, कोई वेट लॉस, जॉन्डस, मेट्स वगैरह की फीचर्स नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लोटिंग सेंसेशन, इस किस्म की फीचर्स नहीं है, लेकिन आपकी जब आप इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस मिली है, लेकिन कोई लिम्फ नोड्स एनलार्ज नहीं है पेशेंट के, कोई मेंटल केकिंग नहीं है, कोई किसी किस्म के पेरिटोनियल इम्प्लांट्स, मेट्स आपको सीटी स्कैन के ऊपर नहीं मिले, तब आपका ज्यादातर डायग्नोसिस किस तरफ जाएगा? मीक सिंड्रोम की तरफ। आपने सिर्फ एक ट्राइड को सोचकर एक अपनी नॉलेज को ओवरऑल होल एंड सोल अप्लाई करना है एमसीक्यू के लिए कि ओवरऑल मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है या बिनाइन की तरफ जा रहा है। अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, मैलिग्नेंसी के लिए मेट्स होंगे मोमेंटम या लिम्फ नोड्स में, और पेशेंट के हिस्ट्री के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर फीचर्स कुछ ना कुछ दिए होंगे जो कि कैकेक्सिक फीचर्स होंगे, जो वेट लॉस वगैरह के होंगे। अगर ये सब फीचर्स नहीं है, कोई केकिंग, मेंटल केकिंग या लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट नहीं दी हुई, और सिंपल प्लूरल इफ्यूजन है, पेशेंट खुद भी उसकी वेल बीइंग ठीक है, पेशेंट की कोई मतलब वेट लॉस की इस तरह से हिस्ट्री नहीं है, सो डू थिंक ऑफ मिक्स्ड सिंड्रोम। और ये याद रखें कि फाइब्रोमा इज अ सॉलिड ट्यूमर, इसमें सॉलिड सिस्टिक वाली बात नहीं होती, प्योर सॉलिड ट्यूमर होता है। आगे बात करते हैं, अब हमने ओवेरियन ट्यूमर को डायग्नोज कैसे करना है। ऑब्वियसली स्टेप 1 इज हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन की बेस पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से अगर पेशेंट मतलब आपको सिर्फ सिनेरियो में दिया जाता है कि पेशेंट ब्लोटिंग के साथ आई है, कोई फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेग एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, और आपने एग्जामिनेशन किया उसके ऊपर आपको कोई ओवेरियन या एडेनेक्सल मास फील हो रहा है, ठीक है, व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो हमेशा याद रखें जो इन्वेस्टिगेशंस में फर्स्ट लाइन है फॉर एन ओवेरियन मास, फॉर एडेनेक्सल मास, इज TVS, ट्रांसवेजाइनल स्कैन। सीधा कभी भी जंप नहीं करना सीटी स्कैन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन की अगर आपसे बात की जा रही है, अभी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हम कर रहे, डायग्नोस्टिक भी वैसे TVS ही है, लेकिन आपने जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन स्टेप 1 इन द डायग्नोसिस है ना, वो TVS है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद जब आप वैल्यूएशन शुरू करते हैं, जब आप एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट देखनी है कि एक पेशेंट का मास सिंपल है और साइज क्या है। इन दो चीजों पे बेसिकली आगे हमारी मैनेजमेंट डिस्कस होगी कि हमने इस सिस्ट को छोड़ देना है या हमने इस सिस्ट को एनुअल स्कैन्स के लिए बुलाना है, या हमने इसके ऊपर फर्दर सीटी स्कैन MRI करा के फर्दर इवैल्यूएशन करनी है। सो इस चीज की बेसिस कहाँ से आएगी? TVS से आएगी। TVS हमने करवाना है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। अगर TVS के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मैस आता है या हमें मतलब एम रूल्स मिलते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, मैलिग्नेंसी के फीचर्स मिलते हैं, सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, देन अगले स्टेप के अंदर हम ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं और सीटी स्कैन कराते हैं। सो नेवर एवर जंप टू ट्यूमर मार्कर्स एज अ फर्स्ट लाइन, चाहे आपको एग्जामिनेशन के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर लग भी रहा हो कि मैलिग्नेंसी है ये, ठीक है, स्टिल आप पहला स्टेप हमेशा TVS करवाएंगे। तो ये याद रखें कि MCQ में अगर आपको नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं या फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो आपने TVS को ऑप्ट करना है, और TVS के बाद आपने ट्यूमर मार्कर्स और उसके बाद CT स्कैन की बात करनी है, ठीक है। इसी तरह से सॉरी इसी तरह से स्टेप वाइज चलना है आपने, ठीक है। अब TVS के अंदर क्या देखना चाहते हैं हम? इन अ प्री मेनोपॉजल लेडी, यहाँ से बात स्टार्ट कर लेते हैं। दो चीजें हम आपको पता है हमें इन मैलिग्नेंसी के रिस्क को देखने के लिए कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट मैस है, हमें दो क्लासिफिकेशंस है हमारे पास। एक है आयोटा क्लासिफिकेशन, यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद द आयोटा क्लासिफिकेशन, और दूसरी है RMI। इन अ प्री मेनोपॉजल लेडी आपके पास अगर रेडियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज मौजूद है, रेडियोलॉजिस्ट आपका अच्छा है, सो यू शुड गो फॉर आयोटा क्लासिफिकेशन। ये हम अभी RMI का जिक्र करेंगे तो हम इसे डिस्कस करती हूँ मैं आपसे कि why iota in premenopausal and why not RMI, ठीक है, वहां आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। आयोटा की क्लासिफिकेशन है क्या जो TVS पर आपने देखनी है?
क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टीवीएस पे आपको रेडियोलॉजिस्ट क्या कुछ देख कर दे, कौन सी फीचर्स हैं जो आपको बी रूल जो बताएंगे कि बिनाइन है, और कौन सी फीचर्स हैं जो एम रूल बताएंगे, ठीक है। ये आपने याद करके जाने हैं, बिकॉज आपका जो एग्जाम में सिनेरियो आएगा वो आपको हो सकता है टीवीएस कराया और टीवीएस पे आपको कोई ना कोई फीचर्स दे देंगे, तो अगर आपको फीचर्स ये वाले याद होंगे तो ही आप उस पर आगे सोच सकोगे कि ये सिंपल सिस्ट है या ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो मैंने इसका आगे फर्दर वर्कअप क्या कराना है। तो इसलिए आपको बी रूल और एम रूल्स अच्छे वाले याद होने चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। बी रूल क्या है? यूनिलॉकुलर सिस्ट, यानी कि एक सिस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही लॉक्यूलाई है, एक ही डिवीजन है, एक ही सेप्टा है बीच में, ठीक है। एक लॉक्यूलेशंस बनी होती है ना, अलग अलग खाने कह लो बने हुए हैं, ठीक है। तो एक लॉक्यूलाई है उसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। यूनिलॉकुलर सिस्ट है। Then presence of solid component where the largest solid component is less than 7 mm. This whole table is taken as it is from your guideline, ठीक है। So 7 mm से कम का सॉलिड कंपोनेंट है, ये प्लीज बहुत अच्छा याद करें। अक्सर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं समझ आती 7 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के को क्यों कंफ्यूज करते हैं। सेंटीमीटर का सॉलिड कंपोनेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। मिलीमीटर की बात हो रही है। सॉलिड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट है, जो लार्जेस्ट सेप्टा है, जो लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट है, वो 7 mm से कम का है। कम है तो इसका मतलब बिनाइन की तरफ है ज्यादा, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अकूस्टिक शेडोइंग है। अगली बात है कि अगर तो मल्टी लॉक्यूलर ट्यूमर है भी, तो जो उसकी लार्जेस्ट लॉक्यूलाई है उसका डायमीटर 100 mm से ज्यादा है, अगेन सॉरी 100 mm से कम है। अगेन पूरी सिस्ट के साइज की बात नहीं हो रही, गौर करें, लार्जेस्ट लॉक्यूलाई की डायमीटर की बात हो रही है जो कि 100 mm से कम है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से ओवरऑल लॉक्यूलाई कम है उसके, ठीक है, छोटी सिस्ट है। और अगर आप उसका वो कराते हैं, डॉपलर करा रहे हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं है। आपकी ईबीएम में अगर आपको आपने पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ है, और हम पहले यही कहते थे कि डॉपलर कराने का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि डॉपलर से हमें कोई खास डायग्नोसिस में कि बिनाइन है मैलिग्नेंट है, हमें कोई खास उसमें होली सोली डॉक्टर हमें कुछ बता नहीं सकता, ठीक है, हमें एक डायग्नोसिस तक नहीं लेके जा सकता। लेकिन अब जब से आयोटा क्लासिफिकेशन की बात हुई है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज अ पार्ट ऑफ आयोटा क्लासिफिकेशन, तो दैट्स व्हाई आपने ब्लड फ्लो देखना है। होली सोली एक फीचर के ऊपर आप नहीं जाते, लेकिन आपको ब्लड फ्लो गाइड कर देता है कि वन ऑफ द बी रूल है या एम रूल है। तो ब्लड फ्लो है तो वो मैलिग्नेंसी की तरफ है, और अगर उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं है सिस्ट के अंदर, तो ये बी रूल है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ आयोटा, तो आपने इसलिए डॉक्टर अब करवा लेना है, ठीक है। तो ये बी रूल्स हो गए। एम रूल कौन से हैं? इर्रेगुलर सॉलिड मास है, असाइटीज है, असाइटीज आ गई तो आपको सीधा सीधा मैलिग्नेंसी का फीचर है वो, ठीक है। या एटलीस्ट 4 पेपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, irregular multilocular solid tumor है with largest diameter of greater or equivalent to 100 millimeter, that is 10 centimeter. So if a solid component, or if a multiloculated cyst is there and the largest diameter of loculi is greater than 10 centimeter, then this is M rule, ठीक है। और वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो, हल्का फुल्के ब्लड फ्लो के ऊपर आपने नहीं जाना, स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो की है तो उस पे उसको एम रूल है। अच्छा जी, अगर इनमें से एक भी एम रूल मौजूद है, ठीक है, एक भी अगर एम रूल मौजूद है आपके सिनेरियो के अंदर, तो आप उसको मलिग्नेंसी ही लेकर आगे चलेंगे, उसको आप मलिग्नेंट ही समझेंगे। 2 या 3 का कोई रोल नहीं है। आरएमआई में आपको याद है कि फीचर्स है, स्कोरिंग है उसकी, लेकिन इसके अंदर अगर एक भी एम रूल है तो आपने उसको मलिग्नेंट कंसिडर करना है, और उसी तरह से आगे जाकर उसकी ट्यूमर मार्कर्स और सीटी स्कैन करवाना है, ठीक है। लेकिन बी रूल है, अगर 2 या 3 बी रूल हैं तो बी रूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बी रूल के साथ अगर एक एम रूल अगर आ जाता है, सिंगल एम रूल आ जाता है, चाहे भले बाकी फीचर सारे बी रूल्स वाले हों, सब बाकी सारे बिनाइन वाले हों, एक मैलिग्नेंट फीचर आ जाता है, तो आपने उसको मैलिग्नेंसी ही कंसिडर करना है, और मैलिग्नेंसी के तौर पे ही उसको, बेटर टू बी सेफ, उसको मैलिग्नेंसी के तौर पे आगे लेकर चलना है, ठीक हो गया। ये आपको बहुत अच्छा याद होना चाहिए, बी रूल और एम रूल। ओके, अब करना क्या है? आपने एक टीवीएस कर लिया, आगे प्रोसीड कैसे करना है? ये स्लाइड बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इस पर आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। क्लियर कट आपकी गाइडलाइन से ली हुई है ये वाली स्लाइड, ठीक है, और ये बहुत अच्छा आपको समझ आना चाहिए, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस स्लाइड को अच्छा समझने के बाद। बहुत एमसीक्यूज आते हैं और आप बहुत लोग इस एमसीक्यू को गलत करते हो। सिंपल सिस्ट की पहले बात करते हैं, जिसके अंदर भी रूल्स हैं सारे, ठीक है। अगर तो वो सिस्ट लेस देन 50 mm की है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से कम की है, और सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, आपने उसका कोई फॉलोअप नहीं कराना। एक पेशेंट आई, आपको उन्होंने फीचर्स दिए कि एब्डोमिनल पेन के साथ आ गई, वाइल्ड सा वेग सा पेन है, और ऑफ एंड ऑन उसको
पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। और लेकिन फिलहाल पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। अगेन मैं बताऊं, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट और है। अगर तो पेशेंट अक्यूट एक्सीडेंट के साथ आती है, जिसको अक्यूट पेन है, टॉर्जन हो रही है, वैक्सिंग वेनिंग पेन है, या आपको लग रहा है कि अंदर स्कैन के ऊपर आपको लगा हेमरेजिक सिस्ट है, हेमरेज हो गया अंदर, या सिस्ट की रप्चर हो गई है, वो अक्यूट सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट ये नहीं है। उसको आपने देयर एंड देन ओपन करना है, उसको आपने देयर एंड देन ऑपरेट करना है उस पेशेंट को। ये एक पेशेंट है जिसको वेग सा अब्डोमिनल पेन होता है, सेटल हो जाता है, अभी फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक है, और उसने, या फिर किसी कोई पेशेंट है जिसने स्कैन करवाया और इंसिडेंटल फाइंडिंग ओवेरियन मास की आ गई, ठीक है। फिर आपने स्कैन पे दो चीजें देखनी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए साइज क्या है, तो दूसरी चीज आप देखें कि सिंपल है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। अगर तो सिंपल सिस्ट है और 5 सेंटीमीटर से कम की है, तो आपने कोई फॉलोअप नहीं कराना उसको। 4 मंथ्स के बाद स्कैन नहीं कराना, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई फॉलोअप नहीं कराना, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर सिस्ट का साइज 5 से बड़ा हो गया, 5 से ज्यादा 6 सेंटीमीटर हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गया, यानी 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में, 50 to 70 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है, उसका भी आपने अभी कोई ट्यूमर मार्कर्स और सीटी स्कैन नहीं कराना। उस पेशेंट को आपने 12 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है और देखना है कि वो सिस्ट खत्म हुई है, परसिस्ट कर रही है या क्या, उसका क्या बना है, ठीक है। सिंपल सिस्ट की बात हो रही है। अगेन, वो सिस्ट जो सिम्टोमेटिक होगी, वो सिस्ट जो कॉम्प्लेक्स होगी, उसकी मैनेजमेंट और है। एक सिंपल सिस्ट की बात हो रही है जो कि लेस देन 5 सेंटीमीटर को कुछ नहीं करना। 5 to 7 सेंटीमीटर के बीच में अगर आती है साइज आपने, तो उसमें ईयरली फॉलोअप करना है। और उससे लार्जर अगर है, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है, तो देन यू नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन, एमआरआई और सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। कॉमनली हम सीटी स्कैन पहले कराते हैं क्योंकि सीटी स्कैन हमें बेहतर स्प्रेड बता रहा होता है कि कहाँ कहाँ मेट्स हैं, किधर किधर स्प्रेड है, लिफ नोड्स का स्टेटस बेहतर बता रहा होता है। और अगर सीटी स्कैन पे हमें लगे कि इन्वॉल्वमेंट है ब्लैडर की और इधर के विसरा की इन्वॉल्वमेंट है, बाउल की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम टिश्यू प्लेन्स को देखने के लिए एमआरआई कराते हैं। ये मैं जनरल रूल बता रही हूँ। कहीं पर भी ऑब्स एंड गायनी में आपने, गायनी में कहीं पर भी आपने कहाँ सीटी स्कैन कराना है, कहाँ एमआरआई कराना है। यूजुअली जो यूट्राइन मैसेज होते हैं उनके लिए हम एमआरआई करा रहे होते हैं, क्योंकि हम, आपको अगर याद हो कि उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर हमें एग्जैक्टली एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन चाहिए होती है कि 50% ऑफ द मायोमेट्रियम इन्वेट है या मोर देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम इन्वेट है, यानी कि टिश्यू की इन्वेजन, टिश्यू के प्लेन्स जब बात करनी हो ना, कितना इन्वेट किया हुआ स्ट्रक्चर को किसी चीज ने, किसी ट्यूमर ने, ठीक है, उसके लिए एमआरआई कराना है। अगर आप मेट्स देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, मोमेंटम में पेरिटोनियल किकिंग है कि नहीं, पेरिटोनियल किकिंग है कि नहीं, पेरिटोनियल इम्प्लांट्स हैं कि नहीं, उसके लिए बेटर मोडेलिटी जो है वो सीटी स्कैन है। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया, दो स्ट्रक्चर्स आपस में, आपको लग रहा है कि जो ओवेरियन मैस है वो इन्वॉल्व कर रहा है ब्लैडर को भी, या ओवेरियन मैस है जो इन्वॉल्व कर रहा है उसको, बाउल को भी, तब आपने अपना सर्जरी को प्लान करना है कि मेरी कितनी बाउल की और कितनी कितनी ब्लैडर की रिसेक्शन होगी मेरे ट्यूमर को निकालने के लिए। उस वक्त रोल है एमआरआई का कि कितनी परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वेट किया हुआ अंदर। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि एमआरआई कहाँ कराना है और सीटी स्कैन कहाँ कराना है, ठीक है। सो अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर 7 mm से ज्यादा, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी सिस्ट है और सिंपल सिस्ट है, तो आपने फर्दर इमेजिंग करानी है बाय सीटी स्कैन, एमआरआई, और अकॉर्डिंगली फिर उसके देखना है, सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। उसको छोड़ना नहीं है, उसको ईयर बाद नहीं बुलाना, उसको अभी देर एंड देन ऑपरेट करना है आफ्टर इवेल्युएशन। और इस इवेल्युएशन में ही ट्यूमर मार्कर्स भी आ जाते हैं अगर आपकी सिस्ट बहुत बड़ी है तो, ठीक है, 7 से बड़ी है। Having said that, जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में आप ट्यूमर मार्कर्स कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सिस्ट में आप टीवीएस ही आपको बता रहे हैं ना कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो स्टेप 1 तो अगेन टीवीएस ही था जिसने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिस्ट बताई थी, साइज बताया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट पे टीवीएस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका ट्यूमर मार्कर्स और सीटी स्कैन, दोनों चीजें आप कराएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू, क्योंकि इसके ऊपर बहुत एमसीक्यूज आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। सिम्टोमेटिक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिस्ट, इन दोनों को छोड़ना नहीं है। सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसको अक्यूट पेन हो रहा है, उसको देयर एंड देन इवैल्यूएशन के बाद ओपन करना, ऑब्वियसली सीटी स्कैन, सॉरी स्कैन वगैरह करवाएंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, क्लिनिकली आप देखेंगे वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है। मतलब अक्यूट से एक्सीडेंट का तो सिनेरियो ही और होता है, पेशेंट अक्यूट वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है, अक्यूट वैक्सिंग एंड वेनिंग पेन होता है पेशेंट को, टॉर्जन अगर हो रही है तो आपका क्लिनिकल वो ज्यादा होता है, डायग्नोसिस होता है ज्यादातर, ठीक है। उसमें आपने ओपन करना होता है आफ्टर आफ्टर वर्कअप, उसकी सारी ब्लड शेड अरेंज करके और इन्वेस्टिगेशंस करवा के, ब्लड ग्रुप वगैरह देखकर, सीपी वगैरह देखकर, टीएलसी काउंट देखकर, ठीक है, आपने ऑपरेट करना है उस पेशेंट को।
और जो पेशेंट कॉम्प्लेक्स सिस्ट के साथ है, ये करना उसको भी आगे जाके शायद आपको ऑपरेट ही पड़े, लेकिन उसको आपको इनिशियली एवेल्युएट करना है बाय ट्यूमर मार्कर्स एंड सीटी स्कैन। अब पीछे जो सिंपल वाले रह जाते हैं ना, सिंपल सिस्ट, उसमें साइज का रोल है। तो लेस देन 5 है तो छोड़ दें, 5 to 7 सेंटीमीटर है तो ईयरली स्कैन करा लें, और ग्रेटर देन 7 है तो उसको एवेल्युएट कर लें बाय ट्यूमर मार्कर्स एंड सीटी स्कैन। ठीक है, ओके। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ओवेरियन सिस्ट आ जाती है तो क्या करना है, ये भी एक आपकी गाइडलाइन से लिया हुआ पार्ट पूरा। ठीक है, अगर तो सिस्ट एसिम्प्टोमेटिक है, सॉरी सिम्प्टोमेटिक है, तो ऑब्वियसली वही जैसे मैंने भी बात की कि पेशेंट को अक्यूट पेन हो रहा है, अक्यूट सिस्ट एक्सीडेंट के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर गया, यू हैव टू रिमूव इट। ठीक है, लेकिन अगर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम है और सिंपल है, उसको छोड़ दें। अगर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन सिंपल सिस्ट है, अगर अब ये पिछली वाली जो साइड थी उससे फर्क बात है, क्योंकि पेशेंट अभी हमारी प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर हमने ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, कोशिश करनी है पेशेंट को हम मतलब पेन किलर्स वगैरह देख के काम डाउन करें, तो बहुत ही जरूरत है तो ऑपरेट करें। ठीक है, सो अगर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की है लेकिन सिंपल सिस्ट है, आपने क्या करना है, आपने रिपीट स्कैन करना है आफ्टर 4 वीक्स। फॉरन देर एंड देन ऑपरेट नहीं करना उसको, लेकिन आपने इसको सीबीएस को ही दोबारा स्कैन को ही रिपीट करना है आफ्टर 4 वीक्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला सिनेरियो बहुत ज्यादा आता है, स्टूडेंट्स इसको काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम है तो क्या करना है, तो भी आपने रिपीट करना स्कैन आफ्टर 4 वीक्स। कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद 5 सेंटीमीटर से लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, आपने स्कैन रिपीट करना है 4 वीक्स के बाद। लेकिन अगर आपकी सिस्ट भी कॉम्प्लेक्स है और साइज भी 5 सेंटीमीटर से अबव है, ठीक है, तो उस वक्त आपको छोड़ना नहीं है उसको। फिर आपने 4 हफ्ते वेट नहीं करना, देर एंड देन उसका एमआरआई कराना है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आप सीटी स्कैन नहीं करा सकते, एमआरआई इज ए बेटर मोडेलिटी टू बी डन इन प्रेगनेंसी। सो एमआरआई कराएं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर डिस्कस करें। आफ्टर डिस्कशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विद रेडियोलॉजिस्ट, विद हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, और एमआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि बिनाइन कंडीशन है, आपकी डिस्कशन टीम की होती है कि ये लुक्स टू बी ए बिनाइन कंडीशन, तो आपने उसको पोस्ट नेटली मतलब प्रेगनेंसी पूरी गुजार के पोस्ट नेटली रिमूव करना है। रिमूव तब भी करना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है। ठीक है, सो आफ्टर पोस्ट नेटली उसको एवेल्युएट दोबारा करेंगे, 5 सेंटीमीटर ही है उसका साइज, सो आप उसको पोस्ट नेटली रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर आपका जो एमआरआई आपने कराया उसमें सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी आ गई है, तो देर एंड जो कि 7 to 11% पेशेंट्स के अंदर होती है, तो उसको आपने पेशेंट को उसको सिस्ट को आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में रिमूव कर देना। ठीक है, सो ये एमसीक्यू यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू आता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट आई थी तो अब करना क्या है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट को फौरन रिमूव कर दें या कॉम्प्लेक्स सिस्ट को 4 वीक्स के बाद स्कैन के लिए बुलाएं। तो आपने बेसिकली अब आप और कहीं स्लाइड के अंदर तो दो चीजें देखनी है, एक साइज और एक कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। ठीक है, अगर तो इन दोनों में से कोई एक चीज खराब है, यानी 5 सेंटीमीटर मेरा कट ऑफ है, अगर तो कोई एक चीज खराब है यानी कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है लेकिन सिस्ट सिंपल है, ठीक है, अभी सिर्फ साइज की अगर मैं बात करूं, तो आपने स्कैन को रिपीट करना है, बिफोर कुछ नहीं करना। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, सिस्ट का मतलब एक चीज खराब हो गई, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्ट खराब हो गई लेकिन साइज अभी छोटा है, दूसरी चीज ठीक है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर ठीक है, दो बात करी पैरामीटर्स की, कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, कॉम्प्लेक्स है सिंपल है, दूसरा पैरामीटर आपने देखना साइज। अगर तो ये दोनों खराब हो गए ना, सिस्ट भी कॉम्प्लेक्स है, 5 सेंटीमीटर से भी अबव है, दोनों चीजें मसले वाली हैं, तो आपने उसको उसी देर एंड देन एमआरआई कराना है उसको, फिर आपने वेट नहीं करना। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज खराब है, या तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या साइज 5 सेंटीमीटर से अबव है, कोई एक चीज खराब है इन दोनों में से, तो आपने स्कैन को रिपीट कराना है आफ्टर 4 वीक्स। और अगर दोनों चीजें ही ठीक है, मतलब ठीक से मतलब ये कि 5 सेंटीमीटर से भी कम है कट ऑफ से, और कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, तो उसको छोड़ दें आप, उसको कुछ नहीं करना, 4 हफ्ते बाद भी स्कैन नहीं कराना। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट की ये मैनेजमेंट है। इसमें एमसीक्यू आते हैं, लोग काफी कंफ्यूज करते हैं, इस स्लाइड को अच्छा सा आपने याद कर लेना इस तरह से। ओके, अब आ जाते हैं जी पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के अंदर ओवेरियन मास आता है, तो उसको कैसे हम लेकर चलेंगे। ये आपकी गाइडलाइन से ही एलॉग्रिथम लिया हुआ है, ये सिम्प्लीफाई इट लिटिल बिट। ओके जी, पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के अंदर आपने जो सबसे पहली चीज देखनी है ना, वो आपने देखना है कि आरएमआई क्या है उसका।
अच्छा, अगर तो सिस्ट, अच्छा हमारे पास जो मैंने प्री मेनोपॉजल लेडी की आपसे बात की थी उसमें 5 सेंटीमीटर का कट ऑफ था कि उससे मतलब ऊपर है तो फिर हमने कुछ करना, उससे नीचे है तो छोड़ देना है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के अंदर जो कट ऑफ पॉइंट है ना वो 1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप के अंदर मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर ज्यादा कॉमन होते हैं बिनाइन की निस्बत। ठीक है, सो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के अंदर हम वी हैव टू बी मोर विजिलेंट। और उसके अंदर अगर आपका 1 सेंटीमीटर या इवन 1 सेंटीमीटर भी, 1 सेंटीमीटर एंड अबव 1 सेंटीमीटर की सिस्ट होगी उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एंड अबव वाली जितनी भी सिस्ट होंगी उनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। पहला स्टेप क्या है, आपने उसमें अगेन टीवीएस पहले करना है, CA 125 मेजर करना है, और इन दोनों को मिलाकर हमने ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन और टीवीएस करके मिलाकर हमने क्या कैलकुलेट करना है, RMI। यहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने RMI का वन ऑफ द फीचर इज असाइटीज। सो असाइटीज एब्डोमिनो पेल्विक असाइटीज दोनों हो सकती है ना, तो इसलिए हमने एब्डोमिनल स्कैन भी साथ कराना है। सो आपने क्या 3 चीजें कराई, आपने टीवीएस कराया नंबर 1। सेकंड, ट्यूमर मार्कर जो हमें पता है कि 40 ईयर्स से अबव वाली के लिए ट्यूमर मार्कर्स हमने क्या कराना है, सिर्फ CA 125 कराना है। जो आपकी पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है उसके अंदर आप ये वो सारे जो जर्म सेल वाले मार्कर्स मैंने आपको बताए थे, LDH और वो अल्फा पीटोप्रोटीन्स, बीटा एसिडी, वो कुछ भी नहीं कराना उनमें से। ठीक है, 40 ईयर्स एंड अबव वाली जो पेशेंट है उसमें अभी मैं आपको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप यही केस जब आप वाइवा में डिस्कस करोगे ना, थोड़ी सी चीज चेंज हो जाती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी गाइडलाइंस की बेस में जो आपकी किताब कहती है, आपने रिटर्न के अंदर एग्जैक्टली आप गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होते हो। ठीक है, जब वाइवा में आप आते हो तो आप पेशेंट टू पेशेंट आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हो सकता है वाइवा में जाके आपको लोग कहें, और प्रैक्टिकली एग्जाम में लोग इस तरह से करते हैं कि सारे ही ट्यूमर मार्कर्स करा लेते हैं जस्ट बिफोर ओपनिंग द पेशेंट। कि आप एक पेशेंट को किसी कैंसर सर्जरी के लिए ओपन करने जा रहे हैं तो यू वांट टू बी वेरी मैच्योर कि किसी और किस्म का कैंसर तो नहीं हो सकता, एपिथेलियल कैंसर के अलावा कोई और कैंसर हो, जो कि रेयरर है इन द पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप, लेकिन हो सकता है। सो वाइवा के अंदर जब आप तैयारी, लोग आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको तैयारी कराती हैं, हम लोग भी तैयारी कराते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप इट्स बेटर टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स टेस्ट, आप बेटर टू गो फॉर ऑल द ट्यूमर मार्कर्स। लेकिन जो आपकी गाइडलाइंस हैं, जो अपने रिटर्न के अंदर बात करनी है, वो आपकी स्टिक टू द गाइडलाइंस, और आपके सारे MCQs इसके हिसाब से बने हुए हैं। उसमें कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही होती, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच की बात नहीं हो रही होती, जनरल अप्रोच की बात हो रही होती है। ठीक है, सो आपको बस इस वक्त के लिए एज अ रिटर्न ग्रुप ये याद रखना है कि जब आप 1 सेंटीमीटर से अबव मैस आएगा पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप के अंदर, तो उसमें आपने सिंपल जो ट्यूमर मार्कर कराना है वो पहला सबसे CA 125 कराना है, क्योंकि आपने RMI कैलकुलेट करना है। ठीक है, TVS कराना है, ट्यूमर मार्कर कराएं और RMI कैलकुलेट करें। अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ RMI भी कैसे कैलकुलेट करना है। अगर तो RMI आपका आता है, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स है RMI, ठीक है, लेस देन 200, की भी आगे से 3 कैटेगरीज हम, आपको याद हो हमने डिफाइन की हुई थी कि अगर तो लेस देन 25 आता है RMI तो उसमें सिर्फ 3% चांस होता है मेलिग्नेंसी का। अगर 25 से 75 के बीच में आता है तो उसके अंदर जो है वो 20% चांस होता है मेलिग्नेंसी का। 75 से ज्यादा आता है तो उसमें 70% चांस होता है मेलिग्नेंसी का। ठीक है, सो RMI बेसिकली एक, ये आपका मैनेजमेंट इसकी बेस पर मतलब पूरा होली सोली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ये आपको ट्रायज के लिए कर रहे होते हैं RMI, कि ये वाला पेशेंट को मैनेज कहाँ करना है। ये बेसिकली इंग्लैंड का और NHS का सिस्टम है जिसमें उन्होंने ये डिफाइन किया कि RMI की बेसिस पर हम डिफाइन करें कि ये वाला पेशेंट एक गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा या सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, इसलिए उन्होंने RMI डिफाइन किया। RMI 100% नहीं बताता कि ये वाला पेशेंट की मेलिग्नेंसी और इस वाले पेशेंट का बिनाइन है, एक क्लू देता है आपको सिर्फ। ठीक है, तो कभी भी RMI की बेस पर हम पेशेंट को टोटली खानों में डिवाइड नहीं कर लेते कि ये मेलिग्नेंट और ये बिनाइन है। So remember, it is a system for triage of the patient, कि आपने पेशेंट को रेफर कहाँ करना है, किस तरह के सेंटर में रेफर करना है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस तरह से डिटेल्ड सेक्शंस नहीं बने हुए हमारे पास, कि गायनेकोलॉजिस्ट अलग है और ऑन्कोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, इस तरह के हमारे ट्राइज सिस्टम नहीं है हमारा। ठीक है, सो इस वजह से हमें RMI सिर्फ एक जस्ट गाइड कि हमें शायद मेलिग्नेंसी की तरफ है तो इसको कितना इन्वेस्टिगेट मैंने आगे जाके करना है, इतना रोल है इसका। ठीक है, ओके, अगर तो 200 से कम आता है तो आपकी पेशेंट टूवर्ड्स मेलिग्नेंसी नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन स्टिल आपने उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि RMI ऑब्वियसली रेज्ड है। तो आप तो ये देखते हैं कि अब मेरा जो TVS था उसके ऊपर फीचर्स किस किस्म के थे। ठीक है, अब पहले वाले हम उस कैटेगरी को बात कर लेते हैं जो कि लेस देन 200 वाली है। अगर तो all of the following criteria, if the cyst is fulfilling all of the following criteria, then conservative management can be done. What are these criteria? आप देखें कि आपकी पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, ठीक है,
दूसरा आप ये देखें कि सिंपल सिस्ट थी, लेस देन 5 सेंटीमीटर की सिस्ट थी, और यूनिलॉकुलर सिस्ट थी। ये मैं आपको लेफ्ट मोस्ट जो है ना वो एरो डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो आपने ये तीन चार चीजें, 5 चीजें सॉरी, ये देखनी है। आरएमआई मेरा लेस देन 200 है, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, सिंपल सिस्ट है, 5 सेंटीमीटर से कम की है, यूनिलॉकुलर और यूनिलैटरल, यानी कि सारे मासूम से फीचर्स हैं, बिनाइन से, ठीक है, तो मैं इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए छोड़ सकती हूँ। क्या करूंगी, आपको अगर याद हो प्री मीनोपॉजल लेडी के अंदर हमने जो छोड़ा था लेस देन 5 सेंटीमीटर वाली को, या तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, या 5 to 7 वाली सेंटीमीटर वाली को हमने एनुअल स्कैन पे बुलाया था। अब ये पोस्ट मीनोपॉजल लेडी में मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर चांस है ट्यूमर्स के मेलिग्नेंट होने के। सो इस पेशेंट में भी इवन भले हम इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको हम स्कैन इसका हम जल्दी रिपीट कराएंगे, हम साल बाद वेट नहीं करेंगे। प्री मीनोपॉजल में हम 1 ईयर के बाद फॉलोअप करते थे पेशेंट्स का, यहाँ पर हम 4 to 6 मंथ्स के अंदर दोबारा स्कैन करवा लेंगे, टीवीएस भी करेंगे दोबारा, टीएस भी करेंगे, एब्डोमिनल स्कैन भी करेंगे, और CA-125 भी करेंगे। वो पेशेंट जो कि सब बिल्कुल मासूम से बिनाइन से फीचर्स थे सारे उसके अंदर, उसको भी हमने 4 to 6 मंथ्स के बाद देखना जरूर है कि सिस्ट का बना क्या, 1 सेंटीमीटर से बड़ी हुई, खत्म हो गई, क्या क्या हुआ, क्या CA-125 क्या हुआ, आरएमआई हमारा कम हुआ या नहीं हुआ, CA-125 को की रीडिंग्स बेहतर हुई कि नहीं हुई। तो इन तीनों चीजों से आपने इसको फॉलो करना है 4 to 6 मंथ्स के बाद। अब ये आगे से 3 तरह की मजीद कैटेगरीज आ सकती हैं। अगर तो रिजॉल्व हो गई है, कुछ भी मत करें, डिस्चार्ज कर दें, ठीक है। अगर पेशेंट परसिस्टेंट है, उसकी सिस्ट यानी कि पहले 1 सेंटीमीटर थी, अभी भी 1 सेंटीमीटर ही है, वही फीचर्स दोबारा आ रहे हैं टीवीएस के ऊपर, आरएमआई भी उतना ही तकरीबन आपका आ रहा है, परसिस्टेंट है, सो आप अगेन 4 to 6 मंथ्स के बाद उसका स्कैन करवाएंगे, ठीक है। 2 दफा इस तरह से आपने 4 to 6 मंथ्स के बाद करवा लिया, अगेन परसिस्ट कर रही है सिस्ट, और फीचर सारे परसिस्ट कर रहे हैं उसके उसी तरह के, CA-125 भी रेज्ड है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को फिर आप इंडिविजुअलाइज अप्रोच करें, पेशेंट से डिस्कस करें कि आपका ये 6 महीने बाद, तकरीबन साल हो गया, यानी एक दफा आपने 6 मंथ्स के बाद रिपीट कराया, फिर 4 to 6 मंथ्स के बाद दोबारा रिपीट कराया, और ये सिस्ट वहीं की वहीं है, और CA-125 भी आपका इतना ही कितना रेज्ड है, ठीक है। सो मतलब पेशेंट से डिस्कस करें कि वो अगर कहती है तो आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने 4 to 6 मंथ्स के बाद पहली दफा जब आपने स्कैन करवाया था, पहली दफा फॉलोअप कराया था, उसमें अगर आपकी फीचर्स चेंज हो जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक की बजाय पेशेंट किसी ना किसी सिम्टम्स के साथ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाती है, उसको कोई और सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है, या पेशेंट को कोई एब्डोमिनल पेन, या लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, इस किस्म की कैटेगरिस्टिक फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, या पेशेंट की साइज ऑफ सिस्ट बड़ा हो जाता है। ये हम सारे फीचर्स ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, अगेन मैं पास ऊपर लेके जाती हूँ। ये जो अक्यूट लेफ्ट साइड में हमने पेशेंट के सिम्टम्स डिस्कस किए ना, अगर इनमें से कोई चेंज हो जाता है, यूनिलॉकुलर की बजाय मल्टीलॉकुलर हो जाती है, दूसरी साइड पे भी बायलैटरल हो जाती है, दूसरी साइड पे भी सिस्ट बन जाती है, साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसे फीचर्स आपके आना शुरू हो जाते हैं जो 4 to 6 मंथ्स के फॉलोअप के ऊपर, तो आपने उसको कंसिडर करनी है इंटरवेंशन, आपने कंसिडर करना है रिमूविंग, चेंज हो गया सी परसिस्टेंट, जो फीचर्स थे वो नहीं रहे बल्कि चेंज हो गए फीचर्स, ठीक है। सो इस तरह से आपने सिंपल सिस्ट को लेकर चलना है जिसका आरएमआई लेस देन 200 था। वापस ऊपर जाते हैं, आपका इनिशियली आरएमआई पेशेंट का लेस देन 200 था, लेकिन आपने जो टीवीएस किया था उसके अंदर फीचर्स थोड़े से जरा बॉर्डर लाइन वाले थे, यानी पेशेंट सिम्टोमेटिक थी, सिंपल सिस्ट नहीं थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, 5 सेंटीमीटर से या बड़ी थी, या मल्टीलॉकुलर थी, उस पेशेंट को आपने सिंगल साइड की या डबल साइड, दोनों साइड्स की सेल्फिंगो ओवोफ्रेक्टमी कर देनी है, ठीक है। अब खाली यूट्रस तो बचा, हम प्रैक्टिकली यूट्रस तो हम नहीं बचा रहे होते ना, अगर आपकी ओवरीज एंड बोथ ट्यूब्स आर बीइंग रिमूव्ड, तो व्हाट्स द फन ऑफ हैविंग द यूट्रस अलोन। सो आप बेसिकली इन शॉर्ट ये याद करेंगे, THBSO आप कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली बायलैटरली आपको दूसरी साइड की ओवरी भी निकाल देनी होती है, पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है, ओवरीज ऑलरेडी काम नहीं कर रही है, सो एक साइड पे अगर सिस्ट बन गई है तो सिर्फ एक साइड की सिस्ट नहीं निकालनी, बायलैटरली सेल्फिंगो ओवरेक्टमी करनी है, और मतलब प्रैक्टिकली आप THBSO पूरा हिस्टेक्टमी भी साथ ही कर देते हैं, ठीक है। ये वो पेशेंट है जिसमें आरएमआई लेस देन 200 था, इसके अंदर आप कोई अभी स्टेजिंग लेप्रोटमी की तरफ डिस्कशन नहीं जा रही है आपकी। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत, इस चीज को अच्छा से याद रखें कि आपने सबसे पहले आरएमआई को देखना है। आरएमआई लेस देन 200 के ऊपर भी पेशेंट के फीचर्स अगर मेलिग्नेंट थोड़े से मतलब इस किस्म के थे, मतलब मल्टीलॉकुलर 5 सेंटीमीटर अबव इस किस्म के फीचर्स थे, उसमें आप THBSO करें, स्टेजिंग लेप्रोटमी का लफ्ज यहाँ यूज नहीं हुआ, ठीक है।
क्योंकि आपका RMI लेस देन 200 है। बस इतना याद रखें, कट ऑफ ये याद रखें, लेस देन 200 के ऊपर मैंने स्टेजिंग लेप्रोटमी नहीं करनी। फिर मैंने सिर्फ ये देखना है कि सिंपल सिस थी, बिनाइन फीचर्स थे, तो मैंने 4 to 6 मंथ्स में फॉलो अप करा लेना है। और अगर थोड़े से फीचर्स थोड़े खराब की तरफ थे ज्यादा, तो मैंने मतलब नॉट सो बिनाइन फीचर्स थे, लेकिन मेरा RMI लेस देन 200 था, तो मैंने THPSO करनी है, मैंने उसको स्टेजिंग लेप्रोटमी की तरफ नहीं जाना। अब आ जाते हैं उस कॉलम की तरफ कि आपका इनिशियली जो आपने कैलकुलेट किया उसमें RMI आपका 200 से ज्यादा था, ठीक है। तो अब हम राइट साइड वाले कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं। RMI इज ग्रेटर देन 200। अब इसमें मेलिग्नेंसी का रिस्क है, मेलिग्नेंसी का रिस्क काफी ज्यादा है, 70-75% मेलिग्नेंसी का रिस्क है। इस पेशेंट को मैं छोड़ नहीं सकती। इस पेशेंट को मैंने देयर एंड देन TVS में कर चुकी हूँ, CA-125 में ट्यूमर मार्कर्स में कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? CT स्कैन। CT स्कैन एब्डोमिनोपेल्विस करना है, और उसके ऊपर आपने देखना है कि कितना कहाँ तक मेट्स हैं, क्या मेलिग्नेंसी के फीचर्स हैं कि नहीं है। और ऐसी पेशेंट को फिर आप MDT के अंदर डिस्कस करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच करते हैं, उसको गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी में डिस्कस करते हैं। भले हमारे पाकिस्तान में इतना ट्राइड सिस्टम नहीं है ये सारा कुछ, लेकिन MDT में डिस्कशन आप यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए जिससे आप डिस्कशन कर सकें, और जो कि होते हैं आप रेफरल करते हुए आप इवन वेबिनार वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, उनसे लेटर लिखकर उनसे रेफरल लिख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि MDT मीटिंग करते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को आप बैठाते हैं, और इसी तरह से आप जो है ना रेडियोलॉजिस्ट को साथ शामिल करते हैं जो कि MRI जो डिस्कस करता है। तो आप एक MDT के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर उसको रिव्यू करें, CT स्कैन को, और रिव्यू के अंदर आपको आपकी MDT आपको एक गाइडेंस दे देती है थोड़ी सी कि ये हाई लाइक्लीहुड ऑफ मेलिग्नेंसी है या फिर ये लो लाइक्लीहुड ऑफ मेलिग्नेंसी है, बेस्ड ऑन कि आपको जैसा CT स्कैन आपको बता देता है कि फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजिस्ट है, वो बैठा होगा देखेगा कि इसका जी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं लग रहे, इसके कोई पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही, कोई साइटीज नहीं है इस पेशेंट की, कोई प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मैस है, और शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, और जिसकी कॉम्प्लेक्स मैस की वजह से उसका RMI ज्यादा आ गया, लेकिन कहीं मेट्स नहीं लग रहे, तो हो सकता है ये लो मेलिग्नेंसी का सस्पिशन हो, ठीक है। मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो आप MDT के अंदर बैठ के आपका हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट ये सब डिस्कस करते हैं कि इन सारी जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी बेस पर बहुत हाई लाइक्लीहुड ऑफ मेलिग्नेंसी लग रहा है या लेस लाइक्लीहुड ऑफ मेलिग्नेंसी लग रहा है। हैविंग सेड दैट, मेलिग्नेंसी का रिस्क तो फिर भी है ही है ना, 200 से ज्यादा, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन है ही है। इसका मकसद क्या है कि जिसका मेलिग्नेंसी का रिस्क जो है वो लो है, उसको हमने सिंपल पेल्विक क्लियरेंस करनी है, ठीक है। पेल्विक लेप्रोटमी करनी है, स्टेजिंग लेप्रोटमी दोनों सूरतों में होगी। RMI ग्रेटर देन 200 के ऊपर स्टेजिंग लेप्रोटमी दोनों सूरतों में होगी। लेकिन अगर MDT ने आपने कहा कि लो लाइक्लीहुड ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी है, तो आपने पेल्विक क्लियरेंस की, यानी कि क्या मतलब है, THPSO की, ओमेंटेक्टमी की, पेरिटोनियल साइटोलॉजी की बाय अ ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि आपके अपने सेटअप्स के अंदर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जो कि एक कैंसर सेंटर नहीं है आपका, जैसा शौकत खानम हो गया या आगा खान हो गया, आप इस तरह के, या MH में रावलपिंडी के अंदर कैंसर सेंटर्स हैं पूरे, ठीक है। कैंसर सेंटर में नहीं, एक आम टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर सिंपल स्टेजिंग लेप्रोटमी आपने कर दी, जो कि आप लोग करते हो, पेल्विक क्लियरेंस करते हो, THPSO करते हो, मेंटेक्टमी करते हो, इंफ्राकोलिक मेंटेक्टमी करते हो, पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेते हो, ठीक है, पेरिटोनियल साइटोलॉजी या कोई लिम्फ नोड्स की असेसमेंट करते हो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आपका MDT कहती है कि हाई लाइक्लीहुड ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी थी, यानी कि आपको लग रहा है कि मेट्स वगैरह भी हैं, तब आपने जो स्टेजिंग लेप्रोटमी ही करनी है, लेकिन कहाँ पे करनी है, जो कि फुली ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर सेंटर में जाके करनी है। क्यों? क्योंकि वो, इसको सिंपली इस तरह से याद रखें कि आम गायनेकोलॉजिस्ट जो है, इतने मर्जी अच्छे सर्जिकल स्किल्स की हो, आपको पेल्विक लिम्फ नोड्स की डायसेक्शन, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की डायसेक्शन, और डायफ्राम से, अंडर द सरफेस ऑफ द डायफ्राम से आपको जो स्पेसिमेंस लेने हैं, डायसेक्शन लेनी है, ये सब आपका आम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता यूजुअली, ठीक है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए जो कि स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड हो, स्पेशली ट्रेन्ड हो इन डीबल्किंग सर्जरीज। हो सकता है आप स्टेजिंग लेप्रोटमी ओपन करें और आपको बहुत ज्यादा बल्क मिले, आपको लगे कि मेट्स बहुत ज्यादा जगह पे इन्वॉल्व है, आपको क्लियरेंस डीबल्किंग सर्जरी करनी है, तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें ओवरऑल कि RMI आपका 200 से कम था, तो आप उसको, आपने आगे देखना है कि फीचर सिंपल वाले हैं, तो मैंने उसको 4 to 6 मंथ्स के बाद बुला लेना है। अगर पेशेंट के थोड़े से सस्पिशियस लुकिंग सिंपल हैं, सिम्टम्स हैं, लेकिन RMI भी 200 से कम है, तो मैंने उसकी सिंपल THPSO करनी है, स्टेजिंग लेप्रोटमी नहीं करनी।
THPSO, ठीक है। वही पेशेंट अगर RMI 200 से ज्यादा है तो मैंने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। मुझे सिर्फ MDT और CT स्कैन से मुझे ये पता लगेगा कि मैंने किस लेवल की स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। यानी कि अगर हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है तो एक स्पेशलिस्ट ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा, मैं खुद नहीं करूंगी। टर्शियरी केयर की आम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करेगी, चाहे बेशक वो कंसल्टेंट हो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जिसको ऑन्कोलॉजी के अंदर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर जिसकी स्पेशलाइजेशन है वो करेगी, ठीक है। और अगर लो रिस्क है मेलिग्नेंसी का MDT के अंदर, आपको ये लगा ओवरऑल डिस्कशन में कि लो रिस्क है मेलिग्नेंसी का, तब एक टर्शियरी केयर पे कंसल्टेंट लेवल का एक सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट भी उसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि स्टेजिंग लेप्रोटमी होनी है। 200 से अब RMI के ऊपर स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं RMI के अंदर क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। आपको बहुत सा दफा MCQ के अंदर ये डिस्कशन आती है कि एग्जैक्टली RMI आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। तो आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए, आपकी किताबों में भी लिखे हुए, मैं रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि आपने 3 चीजें देखनी है इसके अंदर। अल्ट्रासाउंड का स्कोर, मीनोपॉजल स्टेटस और CA-125, ठीक है। मीनोपॉजल स्टेटस के अंदर जो M है उसमें प्री मीनोपॉजल का जो है वो 1 पॉइंट है और पोस्ट मीनोपॉजल के 3 मार्क्स हैं, ठीक है। अब जो अल्ट्रासाउंड स्कोर है उसमें 5 चीजें आपने देखनी है, 5 पैरामीटर्स देखने हैं और हर पैरामीटर को 1-1 नंबर देना है। टोटल कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल आपका अल्ट्रासाउंड स्कोर कभी भी 4-5 नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड स्कोर या तो आपका 0 होगा, अगर सिंपल एक फीचर पॉजिटिव है तो 1 होगा, और अगर 2 to 5 फीचर्स हैं, यानी कि ग्रेटर देन 1 फीचर है, 2 फीचर्स खराब है, उसके 5 फीचर्स खराब है, पांचों के पांचों खराब है, तो स्कोर 3 होगा। ये चीज याद रखनी है कि अल्ट्रासाउंड का स्कोर कभी भी 4-5 नहीं होता, या 0 होगा या 1 होगा या 3 होगा, ठीक है। 5 फीचर्स क्या हैं जो देखने हैं? मल्टीलॉकुलर सिस्ट है कि नहीं, सॉलिड एरियाज हैं कि नहीं, मेट्स हैं कि नहीं है, ठीक है, और कोई बायोलेटरल लीजन्स हैं और असाइटीज। ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपने देखने हैं। और अगर इनमें से कोई पॉइंट भी नहीं है तो 0, एक पॉइंट है तो 1, और अगर मोर देन 2 यानी मल्टीलॉकुलर भी है, 7 सॉलिड एरियाज भी हैं, ठीक है, दो दो हो गए या उससे ज्यादा के फीचर्स हो गए, तो आप उस अल्ट्रासाउंड को 3 मार्क्स दे देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय उसका पोस्ट मीनोपॉजल स्टेटस, वो भी 3 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय जो उसका CA-125 निकला था। तो ये बाजुकात आपने MCQs के अंदर कैलकुलेट करना होता है RMI, और उसके हिसाब से फिर आपसे मैनेजमेंट आगे पूछी जाती है कि अब इसका आगे क्या करना है। मैनेजमेंट हमने ऊपर डिस्कस कर ली, RMI आपको अच्छा सा आना चाहिए, वो कैलकुलेट करना के लिए बाजुकात दे देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ओके, RMI की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है? सेंसिटिविटी अगर आप 200 ले रहे हैं कट ऑफ, तो सेंसिटिविटी इज 78%, स्पेसिफिसिटी इज 87%, बेटर यूज फॉर पोस्ट मेनोपॉजल लेडी। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि आयोटा की क्लासिफिकेशन प्री मेनोपॉजल के लिए ज्यादा बेहतर करनी है, बेहतर बताती है, और जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है उसमें RMI ज्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकता है मेलिग्नेंसी ऑफ बेनाइन फीचर्स के मुतालिक, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्री मेनोपॉजल लेडी के अंदर CA-125 RMI का यूज करें, RMI CA-125 यूज करें ना ट्यूमर मार्कर, तो CA-125 प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस, प्री मेनोपॉजल लेडी के अंदर RMI बहुत सारी नॉन मेलिग्नेंट कंडीशंस के अंदर भी रेज्ड होता है, और वो रेज्ड होगा तो हमारा एक स्कोर जो है वो खामखा में मेलिग्नेंसी तरफ RMI कैलकुलेट करते हुए मेरा RMI 200 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि CA-125 एक नॉन मेलिग्नेंट बिनाइन कंडीशन की वजह से रेज्ड होगा। सो इस वजह से प्री मेनोपॉजल लेडीज के अंदर यूजुअली RMI इतना रिलायबली हम नहीं देख सकते कि मेलिग्नेंट है या बिनाइन है फीचर, और इसके लिए बेहतर होता है कि फिर हम आयोटा यूज करें। सेकेंडरीली RMI जो है वो जो पोस्ट मीनोपॉजल और प्री मीनोपॉजल के लिए 1 और 3 नंबर देता है ना, प्री मीनोपॉजल लेडी का 1 नंबर है और पोस्ट मीनोपॉजल का 3 मार्क्स है। सो अगर एक पेशेंट पोस्ट मीनोपॉजल है तो जस्ट बीइंग हर एज ग्रुप होने की वजह से RMI का 3 नंबर तो उसको वैसे ही मिल जाएंगे। तो वो भी एक बाइस टू जाएगी चीज के, एक मतलब 3 मार्क्स उसका हाई स्कोर तो एक उसको पोस्ट मीनोपॉजल स्टेटस की वजह से ही आ रहा था। और प्री मीनोपॉजल लेडी के अंदर यही बात है कि उसको स्कोर 1 मिलेगा, भले उसके फीचर्स कैसे भी आ रहे थे, क्योंकि वो प्री मीनोपॉजल थी तो उसका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो इसलिए RMI वाला फीचर्स जो है वो प्री मीनोपॉजल लेडी के लिए मतलब बेहतर मोडालिटी नहीं है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन अप्लाई RMI इन द प्री मीनोपॉजल, लेकिन better to go for IOTA classification for determining whether this condition is benign or malignant in a premenopausal lady. ठीक हो गया। अब कौन सी वो कंडीशंस हैं जो कि जिसमें CA-125 रेज्ड होता है नॉन मेलिग्नेंट कंडीशन में?
नहीं आपको ये सारी लिस्ट याद रहती, इतना याद रखें कि किसी भी वजह से पेरिटोनियम अगर इरिटेट हो जाएगी तो आपका C125 रेज हो जाएगा। अब वो इरिटेशन क्या, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से इरिटेशन हो सकती है, कोई हेमरेज हो सकता है जिसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है उसकी, ठीक है। सो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपको पता है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं, पेरिटोनियल इम्प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रेज हो जाते हैं। इवन हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियम अगर आपका है ना, उस वो भी हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर भी आरएमआई बहुत रेज हो जाता है। ऑब्वियसली एक सिस्ट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी और हेमरेज हो रहा है उसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है क्योंकि हेमरेजिक हो गई, उसमें भी आरएमआई बहुत ज्यादा आपका रेज होगा, ठीक है। हेपेटोरेनल डिजीज के अंदर, सिरोसिस वगैरह के अंदर इसमें रेज होता है, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर, टीबी, एपेंडिसाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, ये सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन सब के अंदर आरएमआई रेज्ड होता है, सॉरी C125 रेज्ड होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये बाइस्ड हो जाता है। हम अगर आरएमआई प्री मेनोपॉजल लेडी के अंदर करेंगे तो बाइस्ड हो जाते हैं वो आमतौर पे, इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल में आप आरएमआई अप्लाई करें और प्री मेनोपॉजल में आयोटा क्लासिफिकेशन अप्लाई करें। ओके, अब ये बेसिकली 2014 की स्टेजिंग है मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स की। छोटी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओल्ड वाली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस स्लाइड के अंदर ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन दिया हुआ है। आपको इतनी डिटेल से नहीं भी याद होती ना ये क्लासिफिकेशन, कुछ मोटी मोटी बातें एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए। स्टेज 1 क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, अगर हम बात करें, पाथवे हम डिस्कस कर चुके हैं, टीबीएस किया, ट्यूमर मार्कर्स किए, उसके बाद आपने सीटी स्कैन करके आप एक नतीजे पर पहुंच गए कि सीटी स्कैन ने आपको गाइड कर दिया। प्री ऑपरेटिव रेडियोलॉजिकल असेसमेंट होती है सीटी स्कैन बेसिकली, के सीटी स्कैन की बेसिस पर आपको स्टेजिंग आपके सामने आ गई के कहाँ कहाँ की इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपने ओपन नहीं किया पेशेंट, ठीक है, वो स्टेजिंग के हिसाब, उसमें आप सीटी स्कैन के हिसाब से स्टेजिंग होती है। फिर एक स्टेजिंग आप क्लिनिकली जब आप ऑपरेट करते हैं, फिर आप उस वक्त नेकेड आई से जो देखते हैं, और फाइनली फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी जब आप करवाते हैं तो फाइनल आप उस वक्त कंप्लीटली बताते हैं कि जो साइटोलॉजी आपने फ्लूइड की ली होती है उसके हिसाब से, और जो मेंटम के ली होती है बायोप्सीज, उसके हिसाब से आपको टोटल पता लगता है कि एक्चुअल स्टेज क्या है। तो प्री ऑपरेटिव रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में भी आप स्टेजिंग आप एक दफा करते हैं, और एक दफा फाइनली हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आने के बाद भी आप स्टेजिंग करते हैं, ठीक है। अब जो फाइनली आपने स्टेज किया उसके अंदर अगर तो कन्फाइंड टू ओवरीज है तो स्टेज 1 है। बहुत डिटेल नहीं याद रहती तो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको कैसे स्टेजिंग ये याद रहेगी। ओवरऑल अगर सिर्फ ओवरीज तक कन्फाइंड है तो स्टेज 1 है। 1A में क्या है, एक साइड की ओवरी इन्वॉल्व है। 1B में क्या है, बोथ ओवरीज इन्वॉल्व है। सी का क्या मतलब है, कहीं पर भी सी लगा होगा ना, 1C का मतलब ये है कि ओवरी से निकल के बाहर कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, यानी कि ओवरी का आउटर सरफेस इन्वॉल्व हो गया। अब C1, C2, C3 इसकी मजीद आगे से टाइप है। अगर आपने बिनाइन कंडीशन को, बिनाइन लुकिंग कंडीशन, या एक अर्ली मेलिग्नेंसी आपको लग रही थी, आप उसको ऑपरेट कर रहे थे और बाय एक्सीडेंट वो सिस्ट रप्चर हो गई, स्पिल हो गया, सर्जिकल स्पिल हो गया उसका अंदर का मटेरियल, तो आइट्रोजेनिकली वो स्टेज 1A अगर थी तो आपने उसको 1C में कन्वर्ट कर दिया। 1C क्या है, सी से सरफेस, सी से सरफेस, ये वर्ड इस तरह से याद रखें, सी, ठीक है, सी से सरफेस, सरफेस ऑफ द ओवरी के अंदर, यानी कि ओवरी के से बाहर निकल गई है बात, ठीक है। तो वो हुआ क्या कि C1 के अंदर आपने सर्जिकल स्पिल कर दी। C2 में क्या हुआ कि कैप्सूल जो था, जो आप सर्जरी करने से पहले ही आपको सीटी स्कैन में पता लग गया है, जब आपने ओपन किया तो भी आपने हाथ भी नहीं लगाया, आप नेट में देख रहे थे तो आपको पता लग गया कि कैप्सूलर इन्वॉल्वमेंट हुई है, बाहर से कैप्सूल इन्वॉल्व है, ठीक है। और C3 क्या है कि आपको पर ऑपरेटिवली तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन बाद में आपने जो असाइटिक फ्लूइड लिया था स्टेनिंग लिपोटमी में, उसके अंदर आपको मैलिग्नेंट सेल्स अगर नजर आ गए तो वो भी C3 स्टेज आती है, यानी कि ओवरी से की सरफेस से, सी से सरफेस याद रखें, सरफेस से बाहर निकल गई है बात, लेकिन ओवरऑल ट्यूमर था वो एक ही मतलब ओवरी के तक ही मौजूद था। जो आपने पर भी देखा और आपको जब पहले सीटी स्कैन पर भी आपने देखा, वो आपको ओवरीज तक ही बात लग रही थी कि ओवरीज तक ही ट्यूमर है, लेकिन सी का क्या मतलब है कि सरफेस से ऊपर निकल गई है बात, ठीक है। या तो खुद से आपने स्पिल कर दिया, या सरफेस ऑफ द कैप्सूल इन्वॉल्व है, या फिर आपको असाइटिक टैप बाद में पता लगा कि जो असाइटीज आपने लिए टैप, असाइटिक टैप नहीं, जो असाइटिक फ्लूइड लिया था साइटोलॉजी के लिए, वो पॉजिटिव आ गया। तो ये स्टेज 1 है जिसमें ओवरीज तक की बात थी, 1A 1B, एक ओवरी, दो ओवरी और सरफेस, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है कि पेल्विक आपकी एक्सटेंशन होती है,
बिलो द पेल्विक ब्रिम, यानी कि पेल्विस के अंदर अंदर अभी बात है, पेल्विस से ऊपर बात नहीं गई, ठीक है। अब 2 का भी ए है और बी है। पेल्विस के अंदर सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ऑब्वियसली यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स। तो 2A के अंदर ओवरी से बात निकल के कहाँ पहुंच गई? यूट्रस में, और साथ ही फेलोपियन ट्यूब्स पड़ी हुई वहां तक। 2B में क्या हुआ कि मैंने कहा है कि अब 2 वाली क्या स्टेज है? 2 से आपने याद रखना है पेल्विस, पेल्विक के अंदर अंदर ही बात है, एक्सटेंशन ओवरी से निकल के पेल्विस के अंदर अंदर, पेल्विस से ऊपर नहीं की बात, ठीक है। तो 2B क्या है? अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेल्विस, यानी कि अदर इंट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, जो पेरिटोनियम के अंदर है, ब्लैडर हो गया, बाउल हो गया, बाउल कह रही हूँ, ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये रेक्टम हो गया, इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो वो 2B है। अब यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि बाकी ट्यूमर्स में आमतौर पर ब्लैडर और बाउल की इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना, वो स्टेज 4 में जाकर हो रही होती है। यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर ही ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको एमसीक्यू में आप अदर वे अराउंड, अगर आप इसको इस तरह से डिस्कस करें रट्टा लगाने की बजाय, एमसीक्यू में अगर आपको कहते हैं कि ओवेरियन एक मेलिग्नेंसी थी, एडेनेक्सल मैस था और ब्लैडर के अंदर इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो वो स्टेज 2 है, तो वो अर्ली इन्वॉल्वमेंट हो गई है इसके अंदर। तो इस तरह से अदर वे अराउंड इस चीज को याद रखें कि अगर पेल्विस के बाकी विसराज, रेक्टम, ब्लैडर वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इंट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो 2B स्टेज है, स्टेज 2 है वो, ठीक है। वो 4-3-4 वाली स्टेज नहीं है। बाकी सारे ट्यूमर्स के अंदर, यूट्राइन ट्यूमर वगैरह के अंदर भी ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट, बाउल की इन्वॉल्वमेंट लेटर ऑन मेट्स में आती है, स्टेज 3-4 में आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेज 2 में ही ब्लैडर इन्वॉल्व हो गई है शुरू में, ठीक हो गया। अब स्टेज 3 क्या है? 3 को आप बहुत डिटेल से, मुश्किल हो जाता है याद करना, आप सिंपल याद रखें कि पेरिटोनियम, यानी कि एब्डोमेन की पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए स्टेज 3 के अंदर, ठीक है। अब आगे से उसकी मेटास्टेसिस, 1 नोड है, 2 नोड है, वो डिटेल आप रट्टा लगा सकते हैं, जरूर लगा लें। लेकिन अगर आपको पेरिटोनियल इम्प्लांट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको अगर ओमेंटल केकिंग मिल रही है, इस तरह का वर्ड यूज हुआ है, तो स्टेज 3 है वो कम से कम, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली फिर आगे 3A के अंदर सिंपल रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, थोड़ा सा मतलब डिटेल है इसकी, अगर लेस देन 10 mm के हैं मेटास्टेसिस, ग्रेटर देन 10 mm के हैं, लेकिन बात माइक्रोस्कोपिक की है। 3A में बेसिकली बॉर्डर लाइन बात क्या है, बॉटम लाइन बात क्या है कि माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि आपको माइक्रोस्कोपिकली अगर आपने लिम्फ नोड्स का सैंपल लिया था, तो बाद में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ जी, माइक्रोस्कोपिकली इस लिम्फ नोड के अंदर हमें जो है वो नजर आया, मतलब इस लिम्फ नोड के अंदर हमें ट्यूमर पता लगा, ठीक है। आपको जब आपने ओपन किया था तो ग्रॉसली देखने में आपको लिम्फ नोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। तो इसका आपने रट्टा कैसे लगाना है? 3 मीन्स पेरिटोनियम। 3A के अंदर मैं जब ओपन करूंगी एब्डोमेन, तो मुझे नजर नहीं आएंगे लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अंदर कोई मुझे ग्रॉसली कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे लिम्फ नोड सारे नॉर्मल नजर आएंगे। आपको इस तरह का सिनेरियो मिलता है कि आपने ओपन किया और आपको, या सीटी स्कैन के ऊपर, सीटी स्कैन याद रखें मिलीमीटर्स में बात नहीं कर रहा होता, सीटी स्कैन हमेशा मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर के ऊपर अगर कोई लीजन है तो सीटी स्कैन की स्पेसिफिसिटी टू डायग्नोज दैट लीजन कम होती जाती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की स्लाइसेस होती है ना, तो 1 सेंटीमीटर से अबव की लीजन बहुत अच्छी बता सकता है, 1 सेंटीमीटर से बाद छोटी बात जो मिलीमीटर्स में, वो सीटी स्कैन में भी हो सकता है पिक ना हो। सो आपका सीटी स्कैन और ग्रॉस आपने जो नेकेड आई से आपने देखा, जब आपने ओपन किया, उसके अंदर मुझे कोई लिम्फ नोड्स नहीं नजर आए, कोई मसले वाले लिम्फ नोड्स नजर नहीं आए, तो वो माइक्रोस्कोपिक डिजीज है, वो 3A तक की डिजीज है, जो कि हो सकता है बाद में मुझे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कहेगा कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे, तो वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। वो माइक्रोस्कोपिक किसमें है? 3A में। जो 3B और 3C है ना, उसमें मैक्रोस्कोपिक पिक्चर है। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि मुझे नेकेड आई से नजर आ रहा है, मैंने ओपन किया, मैंने देखा कि ये लिम्फ नोड ये वाला मुझे थोड़ा सा स्वोलन लग रहा है, थोड़ा सा मुझे वो हार्ड लग रहा है लिम्फ नोड, तो अगर तो वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो वो 3B है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो वो 3C है। लेकिन मेरी नेकेड आई से मुझे फील करने से, पैल्पेशन से, देखने से मुझे वो लिम्फ नोड इनलार्ज लग रहा है, मैक्रोस्कोपिकली इनलार्ज लग रहा है। तो अगर ये सारी लाइनें डिटेल में नहीं भी याद होती ना, तो 3 स्टेज के अंदर इतना याद रखो, पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट, 3A के अंदर माइक्रोस्कोपिक, और 3B के अंदर और 3C के अंदर मैक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से जो नजर आएगा, ठीक हो गया। लिम्फ नोड्स की बात होती है इसमें, और पेरिटोनियल सर्फेसिस की बात होती है। फिर 4A के अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो गई, ऊपर चला गया मजीद, ठीक है, और पॉजिटिव साइटोलॉजी आपकी आ गई विद पॉजिटिव साइटोलॉजी। एंड 4B के अंदर हेपेटिक और स्प्लेनिक का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है। एक बात यहाँ पर भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है कि जो आपकी लिवर के जो कैप्सूल होता है ना, उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो 3C के अंदर है, वो 4 में नहीं है। 4 वाली स्टेज के अंदर लिवर का, स्प्लीन का पेरेन्काइमा के अंदर का उसका स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जो कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट है वो 4 में नहीं है।
ठीक है, वो 3 के अंदर है, 3C में। 3C में जब आप पेरिटोनियल सर्फेसिस की बात करें, कैप्सूल इज सॉर्ट ऑफ ए पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। सो उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट है वो 3 के अंदर है, वो 4 के अंदर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि स्टेज 4 के अंदर हेपेटिक और स्प्लीन का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है, और सारे इंट्राएब्डोमिनल ऑर्गन्स के पेरेन्काइमा। लिम्फ नोड्स अगर हैं तो वो लिम्फ नोड पेरिटोनियम से निकल के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के लिए, पैरा एओर्टिक अगर लिम्फ नोड फॉर एग्जांपल कहते हैं आपको, सो वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की अगर बात हो रही है तो वो 4B में, यानी कि एब्डोमेन में चली गई है बात। 3 के अंदर जो थी वो पेल्विक लिम्फ नोड्स की ज्यादातर बात थी, या रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स की बात हो रही थी, ठीक है, अबव द पेल्विक ब्रिम की बात हो रही थी। लेकिन अगर लिम्फ नोड्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि सुप्रा कैप्सुलर अगर आपका जो लिम्फ नोड है नेक में, जो इसमें सॉरी सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो होता है, वर्चोस लिम्फ नोड, वो अगर आपका इन्वॉल्व है तो वो 4B स्टेज है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड। ठीक हो गया। आई होप कि इस तरह से क्लासिफिकेशन आपको जनरली अच्छी याद रहेगी, क्योंकि आपको सिनेरियो बेस्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आपने ये सोचना होता है कि क्लास कौन सी, क्लासिफिकेशन स्टेज कौन सी है। स्टेज के बाद फिर आप उसकी आगे से मैनेजमेंट को पे बात करेंगे कि क्या कौन सी मैनेजमेंट है। आपको स्टेज वहां पे लिखी हुई नहीं देंगे एमसीक्यू के अंदर, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टेज 1 ओवरी तक, स्टेज 2 पेल्विस के अंदर ही है बात, अभी पेल्विस से बाहर नहीं निकली, लेकिन ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट स्टेज 2B के अंदर है, ठीक है। फिर स्टेज 3 में पेरिटोनियल सर्फेसेस हैं, ए के अंदर माइक्रोस्कोपिक, बी और सी के अंदर मैक्रोस्कोपिक पेरिटोनियल सर्फेसेस एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। और 4 के अंदर, और कैप्सूल जो इन्वॉल्वमेंट है लिवर का कैप्सूल और स्प्लीन का, वो 3 के अंदर, स्टेज 3 में इन्वॉल्व है। स्टेज 4 में एब्डोमिनल में बात चली गई, प्लूरल इफ्यूजन की बात हो गई है, ठीक है। और एब्डोमिन में फिर पेरेन्काइमा ऑफ द लिवर और बाकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और साथ ही उसके आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जो लिम्फ नोड्स हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। अब जल्दी से आपकी स्टेजेस के हिसाब से मैनेजमेंट बता देती हूँ आपको। बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनेजमेंट आपकी वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपको ये पता होना चाहिए इस स्टेज में मैं करूंगी क्या, बस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और इस स्टेज की मैनेजमेंट क्या है। इससे ज्यादा का एमसीक्यू में नॉलेज आपसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है। स्टेज 1 में व्हेन द कैप्सूल इज इंटैक्ट, यानी कि 1A 1B स्टेज थी, एक साइड की ओवरी, दो साइड की ओवरी इन्वॉल्व थी, लेकिन कैप्सूल इंटैक्ट था, उसमें आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है पेशेंट की। THBS और स्टेजिंग लेप्रोटमी में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप एनाटमी देखते हैं और उसमें पेरिटोनियल वॉशिंग्स ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से, पैराकोलिक गटर से, पाउच ऑफ डगलस से 20-20 cc फ्लूइड लेते हैं, ठीक है। और अंडर सरफेस ऑफ द लिवर डायफ्राम, यहाँ से सब जगह से आपने, अगर तो असाइटीज मौजूद है तो असाइटिक फ्लूइड ले लें, और अगर असाइटीज नहीं है तो आप 500 to 600 ml नॉर्मल सलाइन खुद से डाल के, और वहां से इन एरियाज जो मैंने आपको बताया वहां से पेरिटोनियल वॉशिंग्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एनाटमी देखते हैं, एनाटमी में आप TH करते हैं, BSO करते हैं पूरी। और स्टेजिंग लेप्रोटमी का लफ्ज का मतलब है TH-BSO कंप्लीट होल, ठीक है। एक साइड की यूनिलैटरल सेल्फिंजेक्टमी या सेल्फिंगोफ्रेक्टमी का मतलब स्टेजिंग लेप्रोटमी नहीं है। एक साइड वाली भी होती है, वो किस पेशेंट में होती है, ये जो अगर कोई पेशेंट यंग हो, उसकी फर्टिलिटी चाहिए हो, तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी उसको कहते हैं, कि आप यूट्रस और एक साइड की ओवरी बचाते हैं। लेकिन उसके लिए कट ऑफ याद रखें कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग जो स्टेजिंग लेप्रोटमी है वो किस में होनी है, सिर्फ 1A डिजीज में, जो कन्फाइंड टू सिर्फ सिंगल ओवरी, 1 ओवरी है, ठीक है, उसके अंदर फर्टिलिटी स्पेयरिंग हो सकती है। उससे ऊपर की अगर बोथ ओवरीज इन्वॉल्व हैं, आपको साइटोलॉजी में 1C स्टेज आ जाती है, साइटोलॉजी इन्वॉल्व है, सर्जिकल स्पिल हो गया, या ब्लैडर बाउल की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी फर्टिलिटी स्पेयरिंग नहीं करनी, उसमें कंप्लीट स्टेजिंग लेप्रोटमी करके निकलना है। भले चाहे उस पेशेंट का कोई भी फर्टिलिटी ना हो, कोई भी नली पैरस हो पेशेंट, आपने उस वक्त फर्टिलिटी को नहीं सोचना। आपने इंपॉर्टेंट, पेशेंट की लाइफ है, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फर्टिलिटी। अगर इस किस्म का कोई सिनेरियो आया कि पेशेंट को बच्चे चाहिए और वो बहुत ज्यादा चाहती है मेरी फर्टिलिटी कंजर्व की जाए, लेकिन उसकी जो आपको क्लिनिकल या रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग अगर आपको दे रहे हैं वो 1A से ऊपर है, 1C भी है इवन के, ठीक है, या 2 है, 2 स्टेज है, स्टेज 2 यानी कि अगर कोई फिलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, आप स्टेजिंग नहीं करें, फर्टिलिटी स्पेयरिंग नहीं करेंगे, आप कंप्लीट डिबल्किंग करेंगे, कंप्लीट स्टेजिंग लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है। फर्टिलिटी स्पेयरिंग, एक लाइन बस याद कर लें, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, फर्टिलिटी स्टेयरिंग स्टेजिंग लेप्रोटमी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक यूट्रस और एक साइड की ओवरी आप बचाते हैं, हेल्दी ओवरी बचाते हैं, वो वाली किस में हो सकती है, सिर्फ 1A स्टेज में, 1A स्टेज में, उससे ऊपर की स्टेजेस में नहीं करा। और 1A के अंदर भी लो ग्रेड ट्यूमर के अंदर, जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो लेस देन 50% हो, ठीक है, लो ग्रेड ट्यूमर्स के अंदर 1A वाली के अंदर कर सकते हैं आप, उससे आगे नहीं कर सकते। ओके, कमिंग बैक टू स्टेजेस, स्टेज 1C से लेकर 4 स्टेज 4। 1C कौन सी थी, जिसके अंदर कैप्सूल, सी से मैंने आपको कैप्सूल सरफेस याद कराई थी,
कैप्सूल याद करवाया था, ठीक है, सी से। कैप्सूल इन्वॉल्वमेंट है, सर्जिकल स्पिल हो गई या असाइटिक टैप पॉजिटिव आ गया, उस वाली स्टेज से लेकर स्टेज 4 तक, इन सब के अंदर आपने प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी करनी है इफ द मैस इज ऑपरेबल। फिर आप उसको एमडीटी के अंदर डिस्कस करते हैं, आप सीटी स्कैन वगैरह कराकर देखते हैं कि इतना ज्यादा फैला हुआ है मैस कि मैं अगर प्राइमरी सर्जरी करूंगी तो मॉर्बिडिटी मरीज को बहुत ज्यादा होगी, उसकी गट भी निकालनी पड़ेगी, मुझे ब्लैडर बाउल की रिसेक्शन करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी हो जाएगी पेशेंट की, मेरे लिए सर्जिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऑपरेट करना। तो अगर इस किस्म का एडवांस स्टेज है, इनकी 3C से ऑनवर्ड्स है, बहुत ज्यादा एडवांस कैंसर है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर न्यू एडजुवेंट थेरेपी। न्यू एडजुवेंट का क्या मतलब है कि पहले आप कीमो के 3 साइकिल्स देते हैं, फिर आप इंटरवल डिबल्किंग करते हैं, और देन अगेन 3 कीमो के दोबारा साइकिल्स देते हैं। टोटल 6 साइकिल्स होते हैं कीमो के, ठीक है। कीमो क्या करती है, उसको डाउन साइज कर देती है, आपका जो इतना ज्यादा मेट्स फैले हुए थे, बहुत ज्यादा अपस्टेज डिजीज थी, उसको डाउन स्टेज कर देती है डिजीज को, ठीक है, और आपके लिए ऑपरेट करना बेहतर होता है। लेकिन यही पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में अंदर है, 1C फॉर एग्जांपल है या स्टेज 2 है, और आपको लग रहा है कि मैस ऑपरेबल है, ऑपरेबल एमडीटी में आप डिस्कस करते हैं, ऑपरेबल का क्या मतलब है कि इतनी मॉर्बिडिटी नहीं होगी, इतनी ब्लैडर बाउल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इजीली मैस में आराम से निकाल सकती हूँ, और बाकी ऑब्वियसली मैंने कीमो तो बाद में देनी है, जो छोटे छोटे मेट्स इधर उधर पेरिटोनियम के अंदर हैं उनमें, उसके लिए कीमो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी 3A तक स्टेज है, माइक्रोस्कोपिकली आपको, माइक्रोस्कोपिकली सिर्फ ये फ्लोर्स नजर आए, या इतनी ज्यादा मॉर्बिडिटी नहीं उस पेशेंट की होगी अगर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व नहीं करा, सिंपल पेरिटोनियल 1 या 2 इम्प्लांट्स हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर का एक इम्प्लांट है, और बस उसके अलावा ब्लैडर बॉल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि उस इम्प्लांट को मैं इजीली निकाल सकती हूँ, ठीक है, इजीली ऑपरेबल है ये, वो आपने खुद डिसीजन नहीं लेना, वो आप पूरी एमडीटी ट्यूमर बोर्ड के अंदर आपको डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ बताने का मकसद है कि अर्ली डिजीज अगर है, अर्ली स्टेज के अंदर 1C 2A B दोनों, ठीक है, 3A तक, 3A 3B तक ऑपरेबल डिजीज है, आपको लग रहा है कि इजीली ऑपरेट होगी, तो गो फॉर डिबल्किंग सर्जरी, प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी। पहले आप ट्यूमर को जितना निकाल सकते हैं निकालें, साइटो रिडक्शन करें उसकी, देन दैट इज फॉलोड बाय अजूवेंट कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी के हमेशा 6 साइकिल्स होते हैं। अजूवेंट का मतलब ये है कि उसके बाद दी जाएगी, यानी कि सर्जरी के बाद दी जाएगी, उसको अजूवेंट कहते हैं। न्यू अजूवेंट का मतलब यह है कि पहले कीमो, फिर बीच में सर्जरी, फिर कीमो के 3 साइकिल्स, ठीक है। सो वो न्यू एडजुवेंट किसमें करनी है, जो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है, जो ऑपरेबल नहीं है, जो बहुत ज्यादा एक पूरी ब्लैडर बाउल को इन्वॉल्व किया हुआ है, पूरे एब्डोमेन को इन्वॉल्व किया हुआ है, आपको लग रहा है कि ऑपरेट करने का इतना बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी और इतनी सर्जिकल स्किल्स भी नहीं ऑपरेट करने की, उसको न्यू एडजुवेंट करें पहले, न्यू एडजुवेंट करें, फिर आप उसको इंटरवल डिबल्किंग करें। ये बेसिकली आपका स्टेप वाइज ओवरऑल मैनेजमेंट थी। आई होप कि आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। आखिर में एवरी सेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया करेंगे। इस वक्त मैंने यूजुअली बाकी सेशंस में तो मैं ज्यादा एमसीक्यूज बनाऊंगी, क्योंकि एक सैंपल वेबिनार है आपका कि हम कैसे आपको कोर्स में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपसे सिर्फ एक ही एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपना लेक्चर थोड़ा सा छोटा करेंगे और एमसीक्यूज हम ज्यादा डिस्कस किया करेंगे उससे रिलेटेड। मैंने भी आपको लेक्चर साथ साथ एमसीक्यूज कैसे आते हैं, इस चीज को कैसे पूछा जाता है, मैंने साथ साथ आपको काफी हद तक गाइड किया है। Okay, let's practice an MCQ. A 64 years old postmenopausal lady presents with incidental finding of 4 centimeter right ovarian cyst on TVS performed for us troublesome urinary symptoms. Okay, the cyst is multiloculated and it shows the presence of a solid area. There is no free fluid. The left ovary is normal. Her CA125 is 50. Which of the following treatment options are the best suited for her? ठीक है। अब यहाँ पे आपसे वो नेक्स्ट स्टेप नहीं पूछ रहा। जब भी एक एमसीक्यू आता है आप ओवरऑल एमसीक्यू को पढ़ें और आखिरी लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करें कि पूछा क्या है आपसे, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट पूछिए या ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है उन बेस्ट ऑप्शन क्या होगी इस पेशेंट के लिए, ये पूछिए, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप इस पेशेंट का पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है, जब तक आप इस पेशेंट का आरएमआई कैलकुलेट नहीं करते आप आगे चल नहीं सकते। आपको अगर थोड़ी देर पहले याद हो मैंने लॉगरिथम आपसे शेयर किया था पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज के में, आपने क्या किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। सो सबसे स्टेप 1 क्या था कि टीबीएस कराएं, टीएएस कराएं, एब्डोमिनल स्कैन और टीबीएस कराएं, और उसके बाद C125 के बाद आप आरएमआई कैलकुलेट करें। ये था हमारा स्टेप, ठीक है। आरएमआई क्या बनेगा इस पेशेंट का, राइट ओवेरियन सिस्ट है, बायलैटरल नहीं है, ठीक है, तो एक वो पॉइंट निकल गया। मल्टी लॉक्यूलेटेड का एक नंबर हो गया, मल्टी लॉक्यूलेटेड है, ठीक है। सॉलिड एरियाज हैं पेशेंट के अंदर, 2 पॉइंट्स हो गए अल्ट्रासाउंड के। असाइटिस, फ्री फ्लूइड नहीं है, यानी कि कोई असाइटिस नहीं है पेशेंट के अंदर। लेफ्ट ओवरी नॉर्मल है, बायलैटरली नहीं है, मेट्स नहीं है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इनके 2 पॉइंट्स है उसके अंदर उसके।
और CA 125 उसका 150 दिया हुआ है, पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है तो 3 मार्क उसके हो गए। सो आप ओवरऑल इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने भी बात की थी कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स अगर में 2 फीचर अगर आएंगे तो हमने इसको स्कोर क्या देना है अल्ट्रासाउंड का, 3 देना है। 2 to 5 फीचर्स के लिए स्कोर हमने अल्ट्रासाउंड के लिए RMI वाले को 3 देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर पोस्ट मेनोपॉजल लेडी। ठीक है, हम RMI कैलकुलेट करेंगे। RMI कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे पेशेंट का हमने करना क्या है। सो कौन बताएगा RMI क्या बनता है इसका पेशेंट का? मेरा ख्याल है काफी हम लेट हो गए, मैं खुद ही बता देती हूँ। RMI 450 बनता है। ठीक है, सो 450 RMI के ऊपर आगे हमने क्या स्टेप करना है? ऑप्शन बी ए इज लेप्रोस्कोपी एंड बायलैटरल सेल्फिंगोफ्रेक्टमी, लेप्रोस्कोपी एंड राइट साइडेड सेल्फिंगोफ्रेक्टमी। अगर आपको लॉगरिथम याद हो तो कहीं पर भी यूनिलैटरल सेल्फिंगोफ्रेक्टमी की बात नहीं है पोस्ट मेनोपॉजल लेडी की मैनेजमेंट में। जब भी करनी है बायलैटरल करनी है, चाहे RMI लेस देन 200 था, चाहे RMI ग्रेटर देन 200 था। पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में जब भी आपने ऑपरेट करना है, आपने दोनों तरफ की ओवरीज और एस्टेक्टमी तो कम से कम करनी ही करनी है। THPSO तो कम से कम है ही है। एक साइड की, राइट साइड की, खाली एक साइड की यूनिलैटरल सेल्फिंगोफ्रेक्टमी नहीं करनी किसी भी पोस्ट मेनोपॉजल लेडी के अंदर। एक जनरल बेसलाइन बात ये याद रखें। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गई। तीसरी ऑप्शन है स्टेजिंग लेप्रोटमी करें इंक्लूडिंग इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी। फोर्थ ऑप्शन इज स्टेजिंग लेप्रोटमी इंक्लूडिंग सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी या प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी। इसको वन बाय वन देखते हैं। लेप्रोस्कोपी एंड बायलैटरल सेल्फिंगोफ्रेक्टमी, पेशेंट का RMI 450 है। 450 से अबव पे हमने कहा था कि THPSO वाली बात नहीं है, जब भी करनी है हमने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है 200 से अबव वाले पर। ठीक है, सो लेप्रोस्कोपी और सिंपल मतलब THPSO तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। अगली ऑप्शन सेकंड में मैंने आपसे कहा था सिंगल साइड की तो ऑप्शन है ही नहीं निकालने की। हमने जब भी निकालना है तो दोनों साइड की निकाल, दोनों दोनों ओवरीज की बात करनी है और TH की बात करनी है। ठीक है, स्टेज थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर इंफ्राकोलिक और सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी की बात हो रही है। इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टमी आप स्टेजिंग लेप्रोटमी का स्टेप है। ठीक है, सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी आप कब करते हैं? जब आपने ओपन किया और आपको ओमेंटल केकिंग नजर आई, आपको नजर आए विजिबल मेट्स हैं और इन द ओमेंटम, ओमेंटम इन्वॉल्व है, बुरी तरह से इन्वॉल्व है, या आपके CT स्कैन ने आपको पहले बताया कि ओमेंटम के अंदर, पेरिटोनियल के अंदर इम्प्लांट्स हैं, ओमेंटम के अंदर इम्प्लांट्स हैं, तब आपने सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी यानी कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर वाली जो सारी ओमेंटम है वो भी निकालनी है। ठीक है, सो ओवरऑल ओमेंटेक्टमी सारी की सारी करनी होती है, छोटा सा सैंपल नहीं लेना होता। इंफ्राकोलिक पूरी और सुप्राकोलिक दोनों आपने पूरी की पूरी ओमेंटम निकालनी है। ठीक है, तो वो है स्टेजिंग लेप्रोटमी उस पेशेंट के लिए जिसके अंदर मेंटल केकिंग आपको दी हुई है, मोमेंटम के अंदर मेट्स दिए हुए। अब आप सिनेरियो में ऊपर वापस जाएं, कहीं पर आपको कोई मेट्स का जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी वाली भी निकल जाती है इस पेशेंट के लिए। प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी, अभी हम सबसे पहले पेशेंट के उसको स्टेज करते हैं डिजीज को। अभी इस पेशेंट का क्या नहीं हुआ हुआ, CT स्कैन नहीं हुआ हुआ, अभी TVS सिर्फ परफॉर्म हुआ। गौर करें क्वेश्चन के ऊपर, पेशेंट का सिर्फ TVS परफॉर्म हुआ है। TVS के बाद आप सिंपल RMI आपने निकाला है, अभी आपका CT स्कैन नहीं हुआ कि आपको कंफर्म हो के किधर किधर इसकी एसाइटीज मेट्स बाकी चीजें हैं कि नहीं है। सो आपको अभी रेडियोलॉजिकली स्टेजिंग आपने नहीं की, डायरेक्ट आप प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी नहीं कर सकते इस पेशेंट की। ठीक है, जैसे कि मैंने लॉगरिथम में डिस्कस किया था कि 200 से अबव RMI पे आपने पहले स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। पर ऑपरेटिवली आप पेशेंट से ऑब्वियसली पहले कंसेंट लेकर जाते हैं। पर ऑपरेटिवली अगर आपको लगे कि मास ऑपरेबल है तो हो सकता है आप उसी स्टेजिंग लेप्रोटमी को प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी में कन्वर्ट कर दें। लेकिन वो तब होता है जब आपको एडवांस, जब आपको कैंसर अंदर नजर आ रहा होता है, यानी कि आपको क्रॉसली भी नजर आ रहा होता है अंदर, कि आप प्लान करके पहले से या CT स्कैन के बेस पे प्लान करके जाते हैं, या आपको ग्रॉसली नजर आ रहा है कि ये सारा के सारा जो मैस है मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ आसानी से, ऑपरेबल मैस है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखें MCQs में आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी को स्टेप करना। जब तक आप स्टेज नहीं करेंगे डिजीज को, बाय बाय सर्जिकली स्टेज नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं करते। अब ये हो सकता है कि स्टेजिंग लेप्रोटमी ही कन्वर्ट हो जाए डिबल्किंग सर्जरी में उसी वक्त पर ऑपरेटिवली, मतलब सिंगल स्टेप हम सर्जरी करने। या ये भी हो सकता है कि आप स्टेजिंग लेप्रोटमी करके बाहर आए और देन आफ्टर हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की रिपोर्ट आने के बाद आप सेकंड लुक सर्जरी, सेकंड लुक तो नहीं, सेकंड सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपकी साइटोलॉजी पॉजिटिव आती है, क्योंकि आपकी स्टेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पर ऑपरेटिव फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी करने जा रहे हैं या आप जो है वो सिंपल स्टेजिंग लेप्रोटमी करके आ रहे हैं बाहर। ओके, सो
MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहले स्टेजिंग लेप्रोटमी को क्लिक करना है हमेशा। सो इसका आंसर क्या बना फिर इस MCQ का? सी आंसर बना, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? As RFI is 450, so there is 75% chance of malignancy. Best option is staging laparotomy, and again supracoelicomentectomy is performed in case of mental involvement in radiological assessment. अगर mental involvement होती तो मैं फिर supracoelicomentectomy करती, otherwise staging laparotomy में infracoelicomentectomy ही करनी है। ठीक है, that's about it. काफी हमारा लंबा सेशन हो गया। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस सेशन से फायदा हुआ होगा। Thank you so much, Dr. Amna, for this wonderful session. I would like to add few points about the course. Yes, sure. So this is Asma Amjad from the backend team of MATExam Expert. We are starting a course for FCPS Part 2, Obs and Gynae regular course. This course is starting from 20th of May, and the duration of this course will be 3 months. The mentors of this course will be Dr. Sumaira and Dr. Amna. In this course, there will be MCQ bank, there will be course library, there will be 2 live sessions every week. After the live sessions, you can test your preparation by MCQs. There will be active Telegram group discussions in which you can directly interact with your mentors. There will be online mock exam on the CPSP pattern with the time limit so that you can test your preparation according to the CPSP pattern. So if you want to register for this course, what you have to do, contact on this WhatsApp number so that our backend team will help you to register in this course. Thank you so much. Thank you so much, Asma. होपफुली आपको आज का सेशन जो है वो सबको बेनिफिशियल लगा होगा। हम लोग अपने कोर्स में भी इसी तरह से लाइव सेशंस लेंगे, जैसे अस्मा ने आपको बताया, इसी तरह से आपके लेक्चर्स होंगे। कंपैक्ट MCQ बेस्ड सिर्फ बातों को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक्स बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है 1 या 2 घंटे के सेशन में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट MCQ के हिसाब से जो आपको रिटर्न के हिसाब से जो पॉइंट्स हैं वो जरूर आपको एक दफा रिवाइज करवाएंगे, और साथ एंड पे हम MCQ की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो इंशाल्लाह होप टू सी यू ऑल इन द कोर्स। और कोई क्यूरीज हुई तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द, यू कैन राइट द क्वेश्चन इन द चैट, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं फिर।